हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग यूपीआरएमएल जे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये आपको पता होगा 21 अक्टूबर 2021 को जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था उसमें 150 क्वेश्चन जो थे टेक्निकल के वो हम लोग आज के सेशन में कंप्लीटली एनालाइज करने वाले क्विकली। इससे आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि आपके आने वाले यूपीआरएमएल जे के एग्जामिनेशन के लिए कौन से टॉपिक्स से आपको क्वेश्चन पूछे गए थे रिसेंट के एग्जामिनेशन में और आपको कौन से टॉपिक्स को आपको रिवाइज करना है। एग्जामिनेशन से पहले आपको डेफिनेटली रिव्यू करके जाना होगा कि इससे आपको पता चल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चंस उन्होंने फ्रेम अप करके पूछे गए थे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन को लेते हुए। ठीक है, अगर आप इसको महाट्रांसको के स्टूडेंट्स भी देख रहे होगे, बाकी स्टूडेंट्स भी देख रहे होगे, तो आई वुड सजेस्ट कि इसको आप अच्छी तरीके से एनालाइज कीजिएगा। इससे आपको एक चीज़ पता चल जाती है कि किस तरीके के क्वेश्चन अभी भी रिसेंटली यूपीआरएमएल ने पूछे हैं और कौन से क्वेश्चन आपको रिवाइज करना जरूरी है। ठीक है, एक चीज़ आपको और एक अपडेट करना चाहता हूँ गाइस, अगर आप हिंदी की मैराथन देखना चाहते हो आपकी यूपीआरएमएल के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा इस पेपर के लिए, जिसको आपको ऑलरेडी पता है कि जल्दी से जल्दी आपका यूपीआरएमएल का एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, उसमें आपका जो हिंदी पूछा जाता है उसके लिए हमने एक हिंदी की मैराथन फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे ऊपर ऑलरेडी अपलोड करके, अगर आपने इसको नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाके देखिएगा। कोचिफाई चैनल के ऊपर हमने ऑलरेडी अपलोड करके रखी है। इससे आपको एक चीज़ पता चल जाएगी कि आपका जो कंप्लीटली हिंदी का सिलेबस है वो आपका हिंदी का सिलेबस है। आप देख सकते हो हिंदी का संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण से लेकर सारी चीज़ें एक ही सेशन में आपको देखने को मिले। इसको जरूर जाके चेकआउट कीजिएगा। एक मैराथन के अंदर सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे और उसी के कारण आपका जो हिंदी का जो रिवीजन है वो आपका हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी आपके इसमें से पढ़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसका ई बुक भी अगर आपको चाहिए होगा तो आप इसको कोचिफाई चैनल का जो हमारा एप्लीकेशन है उसके ऊपर जाके आप इसका ई बुक भी प्रीव्यू कर सकते हो और उसको जाके अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। आपको नॉन टेक्निकल को पढ़ना उतना ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जनरल अवेयरनेस की ई बुक हम लोग काफ़ी बार रेफर करते हैं और अभी तक की प्रूवन ही हमारी ई बुक है। एक ही ई बुक से अंदर काफ़ी सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि हमने स्टैटिक, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, जनरल साइंस, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, इस तरीके से क्वेश्चन हमने एक इसमें डाल के रखे हैं। ये 150 पेजेस का बुक है गाइस, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आता है। ये अवेलेबल है हमारे कोचिफाई के एप्लीकेशन के ऊपर। उसी का एडवांस वर्जन भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका वीडियो भी अवेलेबल है और उसका ई बुक भी अवेलेबल है। दोनों भी मस्ट है, अभी से आपको बता रहा हूँ, रिग्रेट नहीं आपको लेना है। ठीक है, आपको आने वाले यूपीआरएमएल के एग्जामिनेशन के लिए। साथ साथ अगर आपको पीएलसी अच्छी तरीके से पढ़ना होगा तो काफ़ी दिनों पहले हमने यूपीपीसीएल के लिए स्पेशली ये कोर्स लॉन्च किया था, 4-in-1 स्पेशल कोर्स। इसको फ्लैट 40 कूपन कोड लगा के भी आप परचेस कर सकते हो। 60 रुपीज़ में आ जाएगा, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आता है गाइस। इसमें आपका पीएलसी अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल, नेटवर्क थ्योरम, एसी फंडामेंटल्स प्लस पीएलसी 4-in-1 क्रैश कोर्स है। साथ साथ आपको ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अभी मैं आपको बता दूँ इस पेपर के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे यूपीआरएमएल के एग्जामिनेशन में, जो आज हम लोग 150 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आप देख सकते हो 10 से 15 क्वेश्चन जो थे ट्रांसमिशन और इससे रिलेटेड जो मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर बताई, ये इस आपको हमारे पेड कोर्स से देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसको भी आप जाके परचेस कर सकते हो, देख सकते हो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के ऊपर। इसका जो कूपन कोड है वो लगाना मत भूलिएगा गाइस, JE50। इससे आपको डायरेक्टली 50% का ऑफ हमारे इस कोर्स के ऊपर हो जाएगा। दोनों भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते रहिएगा और इसके साथ अपडेटेड रहेगा, सो दैट आपको टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों भी क्वेश्चन की प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, अभी हम लोग हमारे क्विकली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। इनर सर्किट ब्रेकर, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, कौन से टॉपिक आपको नहीं आते। ठीक है, वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा आपके रफ पेपर पे, सो दैट आप उसको रिवाइज कर सको। पहला क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्किट ब्रेकर्स मेकिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू द डैश ऑफ सिमेट्रिकल टाइप ऑफ सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी। काफ़ी बार एग्जामिनेशन में बनता है और काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। 2.55 टाइम्स ऑफ सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी, दैट मीन्स सर्किट ब्रेकर की जो मेकिंग कैपेसिटी होती है इट इज ग्रेटर दैन द सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी। इट इज हाउ मच परसेंट, 2.55, नॉट परसेंट, 2.55 टाइम्स। ठीक है, 2.55 टाइम्स ऑफ सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इफ इनपुट पावर टू रेक्टिफायर इज 150 वाट एंड पावर ऑब्टेन्ड इज 90 वाट। हमें क्या पूछा गया, रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी पूछी गई है। ठीक है, तो उसका पावर जितना हमें मिल रहा है 90 वाट मिल रहा है और उसका जो इनपुट पावर है वो 150 वाट है। सिंपल है गाइज, आप लोग एफिशिएंसी किस तरीके से निकालते हैं, जो हमारा आउटपुट पावर मिल रहा है डिवाइडेड बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाइड बाय 100। आउटपुट पावर कितना मिला है, 90 डिवाइडेड बाय 150 इंटू आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 3 जा यहाँ पे आ जाएगा 5 जा। ठीक है, 30 डिवाइडेड बाय 5 विल बी 60%। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस, देखिए इसमें क्या रहता है, हम लोग इनपुट में क्या देते हैं ये भी बात ध्यान में रख लोगा। इनपुट में हम लोग AC पावर दे रहे हैं। ठीक है, ओके, और आउटपुट में हमें DC पावर मिल, दैट मीन्स P आउट DC हो जाएगा और P इनपुट AC हो जाएगा इस केस में। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ यूआरएल, ठीक है, इसमें कौन सा एक टाइप ऑफ यूआरएल है, ये कंप्यूटर रिलेटेड से क्वेश्चन पूछा गया। यूआरएल का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना होगा, ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है इस साल के लिए। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। और देर आर टू टाइप ऑफ यूआरएल, सबसे पहला रहता है एब्सोल्यूट और दूसरा रहता है रिलेटिव। दैट मीन्स ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव आर टाइप ऑफ यूआरएल। और अगर आपको अच्छी तरीके से कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़ना होगा तो सिर्फ आप 3 आवर्स दीजिएगा। ये हमारा काफ़ी पॉपुलर सा अराउंड 3 लाख प्लस व्यूज़ इसमें ऑलरेडी आ चुके हैं, कोचिफाई के ऊपर हमने अपलोड करके रखा है। अगर आप यूट्यूब पे भी डायरेक्टली सर्च करते हो कंप्यूटर अवेयरनेस मैराथन क्लास, हालांकि ये मैंने ही आपको अच्छी तरीके से वहाँ पे समझाया, जो बैंकिंग के लिए और बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, 3 आवर्स के अंदर एक सेशन देखने के बाद आपको कोई भी बुक ओपन करने की जरूरत नहीं, इतना अच्छी तरीके से हमने इसमें कंप्यूटर अवेयरनेस का अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप सीधा यूट्यूब पर जाके कंप्यूटर अवेयरनेस मैराथन भी डालते हो तो आपको सबसे पहले हमारा ही सेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना होगा कौन से टाइप के यूआरएल है। ठीक है, ये सबसे पहले तो एब्सोल्यूट और दूसरा हमारा रिलेटिव। ओके, यूआरएल क्या है हमारा, एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। ठीक है, लोकेटर है। जैसे अगर आपको यूट्यूब पे जाना रहता है तो www.http, ठीक है, आप डालते हो www.kojify.com, तो ये क्या है हमारा यूआरएल है। ओके, जिससे आप सर्वर को दैट मीन्स हमारे वेब पेज को लोकेट कर सकते हैं। ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा मैं क्विकली बता रहा हूँ क्योंकि हमें 150 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से डिटेल्स में डिस्कस करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द टर्मिनल ऑफ मॉसफेट। मैंने आपको हमेशा बताया कि आप कभी भी पेपर को प्रिपेयर करते चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स को एक थोड़ा सा 2 से 3 आवर देके, ठीक है, 2 से 3 घंटों में आपको जो डिफरेंट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से रहता है, ठीक है, उसमें पिन्स कौन से रहते हैं, ठीक है, उसमें लेयर्स कितनी रहती है, ठीक है, और उसका सिंबल कितना रहता है, इतना आप पढ़ के चाहिएगा। डेफिनेटली आपको 2 से 3 मार्क्स जो है आपके अच्छी तरीके से कवर अप हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या पूछा गया था, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में कौन से टर्मिनल रहते हैं। सिंपल है, ड्रेन, सोर्स और गेट यहाँ पे रहता है। ये हो गया हमारा सोर्स, ये हो गया हमारा गेट और ये हो गया हमारा ड्रेन। ठीक है, यहाँ पे आपको सबस्ट्रेट और ये सोर्स यहाँ पे कनेक्टेड है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे ड्रेन, सोर्स और गेट, ये हमारा 3 टर्मिनल्स रहते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में, दैट मीन्स मॉसफेट्स में। ओके, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अ मोटर एंड अदर इक्विपमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है मोटर का और बाकी इक्विपमेंट का किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। देखिए, वो रहता है हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस IR इज इक्वल टू क्या रहता है 20 मल्टीप्लाइड बाई E डिवाइडेड बाई क्या रहता है 100 + 2P। ये फॉर्मूला ध्यान में रख लीजिए, इस साल भी आपको पूछ जाने के चांसेस है। ओके, अब देखिए E क्या है, ये है हमारा रेटेड फेस टू फेस वोल्टेज। ठीक है, फेस टू फेस वोल्टेज है। ठीक है, और ये P क्या होता है, रेटेड पावर इन किलोवाट। ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, विच इज 20 इंटू रेटेड फेस टू फेस वोल्टेज डिवाइडेड बाय 1000। यहाँ पे 1000 चाहिए था। ठीक है, 1000 + 2 इंटू रेटेड पावर। ठीक है, +2 इंटू रेटेड पावर, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंजर बोर्ड शुड बी एट अ हाइट ऑफ डैश मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से हमारे जो डेंजर बोर्ड्स रहते हैं वो कितने मीटर के ऊपर प्लेस होने चाहिए, तो ये होता है 3 मीटर्स के ऊपर। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। और ये कौन से रूल के अंदर हमें पता चलता है, ये हमारे IS 2551 कोड के अंदर हमें पता चलता है। इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 2551 के अकॉर्डिंग हमें पता होना चाहिए कि जो डेंजर बोर्ड्स रहते हैं इट शुड बी मिनिमम एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर्स अबव द ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेरोमैग्नेटिक। इसमें से कौन सा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मैंने आपको काफ़ी बार ये पढ़ा चुका हूँ। फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के आपको एग्जांपल, उसकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी कितनी रहती है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करते हैं तो उसकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी काफ़ी स्मॉल रहती है। ठीक है, और वो नेगेटिव भी रहती है, -1 से लेके, ठीक है, ये 0 के बीच में रहती है। ठीक है, उसमें उसके एग्जाम्पल से बिस्मुथ हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर, जिंक भी हो गया। पैरामैग्नेटिक की रहती है, ठीक है, स्मॉल और पॉजिटिव रहती है, स्मॉल और पॉजिटिव रहती है। और फेरोमैग्नेटिक की काफ़ी ज़्यादा रहती है। ठीक है, मोर देन 1000। और उसके जो एग्जाम्पल्स है वो कोबाल्ट, निकेल, ठीक है, इस तरीके से अलॉय। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा फेरोमैग्नेटिक का ऑप्शन बी, कोबाल्ट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तीनों भी एग्जांपल्स पढ़ के चाहिएगा। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि आपको नेक्स्ट जो मैग्नेटिक मटेरियल्स है उसके क्वेश्चंस में आपको क्या करेंगे, उसके मैग्नेटिक परमेबिलिटी कितनी रहती है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी कितना रहती है, ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द IS 4648/1968 सीलिंग फैन शुड बी हंग एटलीस्ट। ठीक है, सीलिंग फैन जो रहते हैं हमारे कितने मीटर्स पे वो हंग होने चाहिए, कितने मीटर के ऊपर लटके होने चाहिए। ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, लेट्स कंसीडर दिस ग्राउंड। ओके,
तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 2.75 मीटर मिनिमम। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। और उसके रिलेटेड जो बाकी डिस्टेंसेज है, ठीक है, जो सीलिंग फैन के जो ब्लेड और वॉल्स के बीच में 18 इंचेस का ये डिस्टेंस होना ही चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसी तरीके से अगर आपको और IS कोड जानने होंगे तो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखे इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स। ठीक है, इसको आप जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर पर्सनली आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके मांगते हो तो मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा डेफिनेटली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8086 माइक्रो प्रोसेसर है, ये कितने बिट का इंटीजर प्रोसेसर है? ठीक है, ये हमारा 16 बिट इंटीजर प्रोसेसर है। ठीक है, अगर 8085 पूछा गया तो ये 8 बिट का होता है। ठीक है, 8086 पूछा गया तो वो 16 बिट का होता है। ठीक है, 8085 में कितने एड्रेस बस रहते हैं? 16 रहते हैं, और 8086 में 20 रहते हैं। ठीक है, 8086 की मेमोरी कितनी रहती है? ठीक है, अबाउट 1 MB की मेमोरी रह सकती है। ठीक है, ध्यान में रखना होगा। ओके, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना होगा। और 8086 कितना हमारा मेमोरी एक्सेस कर सकता है? ठीक है, 65,536 इनपुट आउटपुट को एक्सेस कर सकता है। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायलेक्ट्रिक लॉस इज प्रोपोर्शनल टू। डायलेक्ट्रिक लॉस जो है किसके प्रोपोर्शनल है? ठीक है, फ्रीक्वेंसी के। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। डायलेक्ट्रिक लॉस को किस तरीके से लिखते हैं? PL = V² ओमेगा × C del। अब देखिए एक एक टर्म मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्विकली। व्हाट इज V? V इज द सप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, ओमेगा क्या है हमारा? ओमेगा है हमारा frequency which is equals to 2πf, that means it is ultimately dielectric loss is proportional to the frequency। C क्या है? C है हमारा कैपेसिटेंस, और डेल क्या है? ये लॉस एंगल है रेडियन में, ये रेडियन में रहता है, ध्यान में रखना होगा। ओके, ये हो गया हमारा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ स्काडा। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। स्काडा आपको यहाँ पे फुल फॉर्म ही पूछा गया। ठीक है, स्काडा का फुल फॉर्म होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेनस्टॉक इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ डैश पावर प्लांट। पेनस्टॉक ये किस में, कौन से पावर प्लांट से रिलेटेड है? ये हमारे हाइड्रो पावर प्लांट से है। देखिए ये पेनस्टॉक है। ठीक है, इंटेक्स इस तरीके से वाटर को फ्लो करने के लिए पेनस्टॉक होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते थोड़ा सा पॉज करके 1 मिनट, किस तरीके से हमारा ये जो हाइड्रो पावर प्लांट है ये वर्क होता है। ये मैंने गिफ के फॉर्मेट में, एनिमेशन के फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर दी। ठीक है, इसमें आपको ड्राफ्ट ट्यूब क्या रहता है? ठीक है, टेल रेस क्या होता है? ठीक है, किस तरीके से टर्बाइन रोटेट होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी आपके कैप्लन टर्बाइन, ठीक है, फ्रांसिस टर्बाइन, ठीक है, और पेल्टन टर्बाइन की जो हाइट है, ठीक है, उसकी स्पीड है, ठीक है, कौन से टाइप ऑफ ये हमारा टर्बाइन ब्लेड है, ये भी आपको उसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ पावर सब सर्किट द मैक्सिमम कनेक्टेड लोड इज। ठीक है, पावर सब सर्किट के अंदर मैक्सिमम कनेक्टेड लोड कितना रहता है? 3000 वाट। ठीक है, और नंबर ऑफ सॉकेट आउटलेट, ठीक है, वो जो कि प्रोवाइडेड किए जाते हैं वो उसमें 2 रहते हैं। ठीक है, और हमारे पास में सब सर्किट में कितना रहता है? 800 वाट। ठीक है, और जो मैक्सिमम पॉइंट्स रहते हैं वो 10 रहते हैं। ठीक है, इस केस में, और जो पावर सब सर्किट में हमारे पास मैक्सिमम लोड कितना कनेक्टेड था? वो 3000 वाट हमारा रेटेड रहता है। आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीमॉस जनरली स्टैंड्स फॉर। सिंपल है क्वेश्चन गाइस, मैंने आपको काफ़ी बार पढ़ा चुका हूँ कंप्यूटर में। हालांकि क्या बताया था आपको, सीमॉस का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सीमॉस जिसको बोलते हैं। ठीक है, सीमॉस बैटरी सेल्स भी आते हैं हमारे इसके ऊपर। ठीक है, हमारे लैपटॉप या फिर मदरबोर्ड्स के ऊपर सीमॉस सेल रहता है इस तरीके से। ठीक है, कॉइन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रनिंग कॉस्ट ऑफ अ डैश पावर प्लांट इज मिनिमम। आपको देखते आंसर आना चाहिए कि सबसे कम कॉस्ट, ठीक है, रनिंग कॉस्ट जो हमारे पास में जो डेली के एक्सपेंडिचर्स रहता है, जो डेली का रनिंग कॉस्ट रहता है हमारे हाइड्रो पावर प्लांट का, वो सबसे कम रहता है, वो ना के बराबर रहता है। ठीक है, एक बार इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हालांकि हाई रहता है, लेकिन उसका जो रनिंग कॉस्ट है इट इज़ एज लो एज पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल कंडक्टर इज। आइडियल कंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 ही होता है। सिंपल है गाइस। ठीक है, आइडियल कंडक्टर की बात की है, दैट मीन्स उसका रेजिस्टेंस कितना है? 0। उसका कंडक्टेंस कितना है? इनफाइनाइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पिच फैक्टर ऑफ अ फुल पिच अल्टरनेटर इज। फुल पिच अल्टरनेटर का पिच फैक्टर कितना रहता है? 1 है। सिंपल है गाइस। ठीक है, केपी की जो वैल्यू बात की गई कॉस ऑफ 0, दैट मीन्स कितना रहता है? 1 रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का यूनिट कितना है? एम्पियर सेकंड्स। एम्पियर सेकंड इसका यूनिट है। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं? I = चार्ज विच इज Q डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो चार्ज कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इज टू करंट इंटू टाइम विच इज एम्पियर इंटू सेकंड। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है? कूलम्ब है, ध्यान में रखना होगा। गिवन ट्रूथ टेबल इज फॉर अ डैश गेट। यहाँ पे ट्रूथ टेबल बताया गया, इसलिए कौन से टेबल का है? ठीक है, कौन से गेट का है? सिंपल है, देखते ही पता लगना चाहिए कि हमारे पास में 3 इनपुट है गाइज। ठीक है, ठीक है, 3 इनपुट, 3 A B C। ये A
बी सी है। सिर्फ ये बात ध्यान में रख लीजिए, जो क्यू हमें आउटपुट मिल रहा है ये 1 कब मिल रहा है, ये हमारे जब भी तीनों इनपुट 1 हो रहे हैं, ठीक है, तीनों जब हाई हो रहे तभी हमें आउटपुट 1 मिल रहा है। और ये ऐसा कौन से कंडीशन में मिलता है, एंड गेट की कंडीशन में, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा एंड गेट। सिंपल है। एंड गेट का ट्रूथ टेबल क्या होता है, ये ए बी और ये हो गया हमारा आउटपुट वाई। 4 कंडीशन रहते हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, करेक्ट। तो तीनों कंडीशंस के लिए 0 रहते हैं, ठीक है, और 1 1 के लिए हमारे पास 1 मिलता है। अगर इसमें थर्ड इनपुट भी अगर हम लोग ऐड कर देते सी, और अगर अनलेस एंड अनटिल वो 1 ना हो तब तक हमें आउटपुट 1 नहीं मिलता है, ठीक है। बाकी सारे कंडीशन में 0 है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ कंपोनेंट ऑफ स्काडा सिस्टम। स्काडा सिस्टम का इसमें से कंपोनेंट कौन सा नहीं है, हमें ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। स्पर्ज कंट्रोलर जो है ये हमारे स्काडा सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है, आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, हालांकि जो है स्काडा सिस्टम में कौन से कंपोनेंट रहते हैं, उसके अंदर पीएलसी भी रहता है, ठीक है, ह्यूमन मशीन इंटरफेस और आरटीओ भी उसके अंदर रहता है। आरटीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, रिमोट टर्मिनल यूनिट, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्यूरे टेम्परेचर ऑफ निकेल, ठीक है, केल्विन में कितना है हमें क्वेश्चन में पूछा है। क्यूरे टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है, ऐसा मिनिमम टेम्परेचर ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जब वो कन्वर्ट हो जाता है पैरामैग्नेटिक में, ठीक है, पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं क्यूरे टेम्परेचर। कौन से, दैट मीन्स ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे हमारा फेरोमैग्नेटिक का जो मटेरियल है, सब्सटेंस, वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है इनटू द पैरामैग्नेटिक, उसको हम लोग कहते हैं क्यूरे टेम्परेचर। और निकेल का क्यूरे टेम्परेचर में पूछा गया वो आता है 627 केल्विन्स में। ओके, आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपको आयन का पूछा गया तो इट शुड बी 1043 केल्विन। ओके, next question is the potential difference between the feet of a person standing in a substation with a one step during the flow of earth fault current is what, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं स्टेप पोटेंशियल। इतना पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बिटवीन द फीट ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग एट अ सबस्टेशन विद वन स्टेप ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ अर्थ फॉल्ट करंट इज नोन एज अ स्टेप पोटेंशियल। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ डेंजर एसोसिएटेड विद द ओवरहेड इंस्टॉलेशन। ओवरहेड इंस्टॉलेशन में हम लोग साइन ऑफ डेंजर कौन से रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये है हमारा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये होता है हमारे पास डेंजर ओवरहेड, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जस्ट लाइक दिस, ठीक है, ओवरहेड साइन का, ठीक है, यहाँ पे ऐसा हेड बना गया है, ठीक है, उसके यहाँ पे साइन ऑफ हमें कंडक्टर पास हो रहा है, इस तरीके से यहाँ पे बोला गया, ठीक है, इट इज एसोसिएटेड विद द ओवरहेड इंस्टॉलेशन। ओवरहेड इंस्टॉलेशन यहाँ पे किया गया है, इससे आपको पता कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग डायरेक्टली इसको एलिमिनेट कर सकते हो। ये लास्ट वाला कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हाई वोल्टेज का हो जाएगा, ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, हमारे पास फ्लेमेबल मटेरियल है यहाँ पे, ठीक है, और ये हो गया हमारा डेंजर नोटिस नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गिवन इमेज इज अ सिंबल ऑफ। ये सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, मैंने आपको बताया था डायक और ट्राइक में, ठीक है, अगर आपने इस तरीके से सिंबल बना लिया, ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायक, ठीक है, अगर यहाँ पे गेट लगा दिया तो ये हो गया हमारा ट्राइक। सिंपल है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ टू बस सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शुड फॉलो द लॉस कोएफिशिएंट। टू बस सिस्टम के लिए इसमें से कौन सी कंडीशन जो फॉलो करेगी लॉस कोएफिशिएंट को, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। इस केस में वो कंडीशन रहती है B12 इज इक्वल्स टू माइनस, दैट मीन्स B12 इज इक्वल्स टू क्या होता है B21, ठीक है, ये होते हैं अगर हमारे पास डिमांड फुलफिल की जाए दोनों मशीन की तरफ, तो ये जो लॉस कोएफिशिएंट रहता है, ठीक है, टू बस सिस्टम में इसमें से कौन सी कंडीशन बोलते हैं कि फॉलो करेगी लॉस कोएफिशिएंट को, तो B12 इज इक्वल्स टू B21। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 4 भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। B12 अगर ऑप्शन बी में अगर हम लोग देखते हैं तो इज इक्वल्स टू 0.002 है, और यहाँ पे B21 0.002 भी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन बी, B12 इज इक्वल्स टू B21, ठीक है, B12 इज इक्वल्स टू B21। ओके, दैट मीन्स ये हमारे सिर्फ ऑप्शन बी में बताया गया, ऑप्शन सी में भी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, माइनस यहाँ पे प्लस है। ओके, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द पावर ऑफ अ लैम्प इफ इट कंज्यूम्स 500 जूल्स इन 20 सेकंड्स। हमें कैलकुलेट क्या करना है, पावर ऑफ लैम्प अगर वो 500 जूल्स कंज्यूम करना है 20 सेकंड्स के अंदर। ओके, सिंपल है, W कितना है हमारे पास में 500 जूल्स, राइट, और T कितना है हमारे पास 20 सेकंड्स। ओके, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते, इसको अगर हम लोग डिवाइड कर देते तो हम लोग डायरेक्टली इसका पावर निकाल पाएंगे, क्योंकि होता क्या है, P इज इक्वल्स टू क्या होता है, ठीक है, वर्क, दैट मीन्स पावर विल बी इक्वल्स टू वर्क डन, ठीक है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ओके, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, जूल पर सेकंड, इसीलिए तो इसका फॉर्मूला इसीलिए तो इसका यूनिट रहता है, ठीक है, इसीलिए तो इसका यूनिट रहता है। और पावर को हम लोग क्या कहते हैं, दैट मीन्स वैट को हम लोग क्या कहते हैं, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, इसी को हम लोग कहते हैं वैट, ठीक है। जूल्स कितने हमारे पास में 500 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 वैट्स। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड
फॉर स्विचिंग एंड लाइटनिंग सर्च प्रोटेक्शन, ठीक है। इसमें से कौन सा हम लोग स्विचिंग और लाइटनिंग सर्च प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, तो वो है हमारे पास सर्ज अरेस्टर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से सर्ज अरेस्टर क्या होता है, ठीक है, सर्ज एब्जॉर्बर क्या होता है, क्या क्या इसका डिफरेंस रहता है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंसुलेटर, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर्स, रिलेज के हमने ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के कोर्स में कवर किया काफ़ी अच्छी तरीके से। एक सिंगल कोर्स है गाइज, डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिएगा। इसके अंदर के जो आपको टेबल्स और चार्ट प्रोवाइड किए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो इसको आप जाके ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्केल ऑफ मेगर इज जनरली रेंजेस फ्रॉम। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको फंडामेंटल्स क्लियर है। मैंने आपको बताया था मेगर का जो स्केल रहता है, ठीक है, उसका जो एंड पोर्शन रहता है, ठीक है, वो कितना रहता है, इनफाइनाइट। इसका यहाँ पे आप स्केल देख सकते हो, ये है इनफाइनाइट, ओके। ये इसका स्केल क्या रहता है मेगर का, ये रहता है फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ बल्ब ऑफ 50 वाट इज कनेक्टेड अक्रॉस 200 वोल्ट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 मिनट इज इक्वल टू डैश वाट सेकंड, ठीक है। कितना है, 50 वाट का हमने बल्ब कनेक्ट करके रखा, ठीक है, अक्रॉस 200 वोल्ट। एनर्जी कितना कंज्यूम हो रहा है 1 मिनट के अंदर, सिंपल है गाइस, ठीक है। एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, P इंटू टी, ठीक है, इज इक्वल टू P इंटू टी, ठीक है। कितना वाट का बल्ब है, 50 वाट का, 1 मिनट पे कितने सेकंड्स रहते हैं, 60। 50 इंटू 60 इट विल बी इक्वल टू 3000 वाट सेकंड। वाट सेकंड में हमने इसका वैल्यू निकाल लिया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, या फिर हम लोग इसको क्या कहेंगे, जूल्स, ओके। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैपेसिटेंस डिवाइडर रेशियो C2:C1 is 149:1 is used to measure a high voltage. If the voltage measured across C2 is 10 volt, then the voltage across the C1 will be equals to what, ठीक है। सिंपल है क्वेश्चन गाइस, ठीक है। इस तरीके से अगर दो कैपेसिटेंस हमने सीरीज में कनेक्ट करके रखे और ये हो गया हमारा इसके अक्रॉस का सोर्स, ओके। यहाँ पे क्या बोला है, कैपेसिटी डिवाइडर जो है वो C2 है और C2:C1 का रेशियो क्या बना है, ठीक है, 149:1, ठीक है। ये मान लो हमारा C1 है और ये है C2, ठीक है। यूज टू मेजर द हाई वोल्टेज वैल्यूज, ठीक है, इट इज यूज टू मेजर द हाई वोल्टेज इफ द वोल्टेज मेजर्ड अक्रॉस C2 के अक्रॉस जो वोल्टेज मेजर किया हमने 10 वोल्ट है, तो जो वोल्टेज रहेगा अक्रॉस दिस C1 ये कितना रहेगा, हमें क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। इसमें आपको जो करंट डिवाइडर रूल लेता है, ठीक है, ये आपको अप्लाई करना होता है। जिस तरीके से रजिस्टर में हम लोग करंट डिवाइडर रूल लगाते गए, ठीक है। अगर ये R1 हो गया और ये R2 हो गया, ठीक है, अगर हमें R1 में का करंट फाइंड आउट करना हो तो हम लोग क्या कहते हैं, सेकंड अपोजिट रेजिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, और डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट, टोटल करंट, ठीक है, उसके अपोजिट कर लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे आपको वाइस वर्सा यहाँ पे आपको कैपेसिटेंस के टाइम के करना है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटेंस अगर सीरीज में होते हैं, ठीक है, तो उसका इक्विवेलेंट निकालते हैं और कैपेसिटेंस जब हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करके रखते हैं, ठीक है, तब हम लोग उसको डायरेक्टली एडिशन करते हैं, राइट। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे अगर C1 का वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है, C1 का वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है, VC1, तो इसका वैल्यू क्या जाएगा, टोटल वोल्टेज, ठीक है, टोटल वोल्टेज हम लोग निकाल पाएंगे, वो तो आसान है क्योंकि हमारे पास जो रेशियो है 149:1 है, ठीक है। ये 1 जो रिप्रेजेंट करता है, अगर हम लोग 149x:1x करते हैं तो ये 1x रिप्रेजेंट करता है 10 वोल्ट को, ठीक है। 149x कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 1490, ठीक है, 1490, ठीक है, वोल्ट्स, ये हो जाएगा 10 वोल्ट, ठीक है। दोनों का एडिशन, ये दोनों भी रेशियो आधा अधूरा होता है, आपको पता होगा मैथ्स मैराथन में हमने पढ़ाया था आपको। 150 हो जाएगा, ठीक है, इसका 150x हो जाएगा टोटल रेशियो, ठीक है। दैट मीन्स 1490 प्लस 10 वोल्ट विल बी 1500 वोल्ट, तो इसका टोटल सप्लाई वोल्टेज रहेगा हमारा 1500 वोल्ट, ठीक है। थोड़ा क्विकली समझा रहा होगा, समझने की कोशिश कीजिएगा ज़रूर, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास में 1500 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए, अब हमें क्या पूछा गया, C1 के अक्रॉस में हमें वोल्टेज निकालना है, इसलिए हमें C2 को सबसे पहले लेना पड़ेगा वोल्टेज अक्रॉस, ठीक है। इसको C2 को लेना पड़ेगा, तो हम लोग डायरेक्टली रेशियो को ले पाएंगे आप लोग यहाँ पे, ठीक है। वो कितना है हमारे पास में 149x डिवाइड बाय यहाँ पे 149x प्लस C2 C1, ठीक है, प्लस हमारा क्या आ जाएगा x 1x। कुछ एरर की वजह से ऑलरेडी इरेज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू रहेगा 1500 मल्टीप्लाइड 149x अपॉन 150x, इसका कंप्लीटली वैल्यू आ जाएगा 150x। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं x से x कैलकुलेट, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है, और ये 0 से 0 कैंसिल, ये 1 जा, ठीक है, 10 इंटू 149, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू बनेगा 1490। हमारे ऑप्शन में यहाँ पे गिवन देखिए 1.49 kV में बताया गया, सिंपल है। अगर आप लोग इसको 10⁻³ से अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो हमारा कितना हो जाएगा 1.49 इंटू 10⁻³ वोल्ट, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 1.49 kV। इस तरीके से इसको सॉल्व करना होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्टल नंबर 145 टू द बेस 8 विल बी व्हाट, ठीक है। 145 का हमें क्या निकालना है, डेसिमल इक्विवेलेंट। इसको मैंने आपको जो हमारा नंबर सीरीज का सेशन है उसको मैंने आपको बताया था नंबर सिस्टम में, डिजिटल नंबर सिस्टम में, ठीक है। ये ऑक्टल है तो इसका बेस कितना रहता है 8, तो हम लोग क्या करेंगे 5 इंटू
8 रेस्ट टू पावर 0 प्लस 4 इंटू 8 रेस्ट टू पावर 1 प्लस 1 इंटू 8 रेस्ट टू पावर 2। 1 इंटू 8 रेस्ट टू पावर 2 कितना हो जाएगा 64 प्लस 8 रेस्ट टू पावर 1 कितना होता है 80 होता है। 4 इंटू 8 विल बी 32 प्लस 5 इंटू 8 रेस्ट पावर 0। 8 रेस्ट पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है गाइस, ध्यान में रखना। 5 इंटू 1 विल बी 5। इसका एडिशन कितना है तो 101। सिंपल है, 101 इज टू बेस 10। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन है। अगर आप यूपीआरएल के एग्जामिनेशन को देख रहे होगे, अगर रिसेंटली आपने देख लिया कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, तो आप ये नंबर सिस्टम का डेफिनेटली सेशन जाके चेकआउट कीजिएगा। 20 मिनट्स में आपको डेफिनेटली, मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ कि आपको ऑक्टेमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक है, एनी बेस टू एनी बेस आपको कन्वर्जन ईजिली आ जाएगा, ठीक है। इससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड इन केस ऑफ अ इलेक्ट्रिक शॉक। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, रिलेटेड नहीं है इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक। दैट इट गिव्स द अनकॉन्शियस पर्सन एनीथिंग टू ईट और ड्रिंक, ठीक है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इट इज नॉट रिलेटेड इन केस ऑफ अ इलेक्ट्रिक शॉक। अनप्लग द सप्लाई, ये भी स्टेटमेंट हमारा रिलेटेड है, ठीक है। डू नॉट लीव द अनकॉन्शियस पर्सन अलोन, ठीक है। प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड पुल द विक्टिम। क्या बोला है, गिव द अनकॉन्शियस पर्सन एनीथिंग टू ईट और ड्रिंक, ठीक है, आप उसको खाने और पीने के लिए दीजिए, ये हमारा रिलेटेड नहीं करेगा, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अबाउट, इट इज अबाउट 1000 वोल्ट्स, ठीक है। ऑप्शन 1000 ओम्स, सॉरी 1000 ओम्स इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्यूजिंग फैक्टर ऑफ अ स्टैंडर्ड ड्यूटी कार्ट्रिज फ्यूज इज व्हाट, ठीक है। फ्यूजिंग फैक्टर का रेशियो क्या मैंने आपको बताया था, फ्यूजिंग करंट डिवाइडेड बाय करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड ड्यूटी कार्ट्रिजेस का जो फ्यूजिंग फैक्टर रहता है वो रहता है हमारा 1.45, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। और जो रिवायरेबल फ्यूज रहता है, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास में कॉपर हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग कॉपर वाई यूज़ करते हैं, उस केस में उसका फ्यूजिंग फैक्टर रहता है 1.5, ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गिवन फिगर इज एन एग्जांपल ऑफ डैश क्रिस्टल, ठीक है। यहाँ पे जो बताया गया है कौन सा क्रिस्टल है हमें पूछा गया है, इसको हम लोग कहते हैं BCC, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है, बॉडी क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है, बॉडी क्यूबिक स्ट्रक्चर। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना रहता है 8 रहता है, आपको इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। मैं आपको ये सेशन के अंदर नहीं समझा पाऊंगा मटेरियल सिस्टम का, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको ये BCC स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या होता है, SCC स्ट्रक्चर क्या होता है, यूनिट स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्या होता है, ये आपको समझने के लिए मटेरियल सिस्टम का मस्ट है गाइज। बाकी आप सेशन देखो या ना देखो, बट ये मस्ट है आपको। TFCCL के लिए मैंने हालांकि आप इसको बनाया था, लेकिन आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए क्या मैं था, मटेरियल सिस्टम में काफ़ी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस प्लस इसका थ्योरी मैंने एक केस में कवर करना है। इसके बाद आपको कोई भी सेशन को कोई भी इस तरीके के क्वेश्चन में डेफिनेटली कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसको जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ध्यान में रख लीजिएगा, आपने जो रफ शीट हाथ में लिए उस पर आपको ये सेशन को मार्क करके रखिएगा कि इस तरीके से क्वेश्चन आपको आते हैं या नहीं करके। एक एक क्वेश्चन को कलेक्ट करना रहता है सो दैट आपका सिलेक्शन हो सकेगा, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है वो 12 नंबर, और ये कोऑर्डिनेशन नंबर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, जिन स्टूडेंट ने इसको देख लेगा उन्होंने तो काफ़ी इजीली इसको मार्क कर दिया होगा, ठीक है। जैसे आपको अगर पूछा गया कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है तो वो है 6। अभी 6 किस तरीके से आता है ये मैंने इस सेशन के अंदर एक्सप्लेन किया। इसको हम लोग समझने जाते थे तो आपको कंप्लीटली थ्योरी समझना रहता है, इसलिए मैं आपको ये सेशन रिकमेंड कर रहा हूँ, जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, टोटली इररिलेवेंट क्वेश्चन लगा हमारे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है, इसमें से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो है हमारे पास ट्रोजन, ठीक है। आप देख सकते हैं टाइप ऑफ वायरस है, ठीक है, मलिशियस कोड है या फिर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कैस्परस्की, नॉर्टन एंड क्विकहिल आर द पॉपुलर टाइप ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विच इज अवेलेबल फॉर योर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट HTML टैग फॉर अ स्मॉलेस्ट साइज ऑफ हेडिंग। यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। आई डोंट थिंक कि ये थोड़ा सा मुझे हमें ये आउट ऑफ द हम लोग कॉन्टेक्स्ट लग रहा है, ठीक है, फिर भी इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ, वो है ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। करेक्ट HTML टैग जो है स्मॉलेस्ट साइज हेडिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे टैग के लिए हेड के लिए हम लोग क्या हेड लिखते हैं या फिर टाइटल लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको नहीं भी ध्यान में रखा तो आई डोंट थिंक कि इस साल भी रिपीट होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CPU स्टैंड्स फॉर, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। सिंपल है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द वोल्टेज ऑफ ईच डिस्क इंसुलेटर इन अ स्ट्रिंग इज इक्वल्स देन दे कैलकुलेट द स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। वोल्टेज जो है अक्रॉस ईच डिस्क वो अगर इक्वल है तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी 100% हो जाती है। मैंने आपको हमारे जो पेड मैराथन क्लास है वो उसमें भी आपको बताया था स्ट्रिंग एफिशिएंसी को हम लोग किस तरीके से करते हैं, ईटा इज इक्वल्स टू V/N इंटू VN, और ये VN क्या होता है, ये वोल्टेज नियरेस्ट टू द डिस्क टू, ठीक है। अगर हमारे पास में 3 डिस्क है, ठीक है, और हमारा कंडक्टर ऐसे जा रहा है, ये स्ट्रक्चर है, तो अगर यहाँ पे जो वोल्टेज है, यहाँ पे मान लो ये फर्स्ट वोल्ट, ये सेकंड
ठीक है। यहाँ पे जो थर्ड वोल्टेज है हमारे पास वो इक्वल है तीनों का, तो जो उसकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी होती है डायरेक्टली 100% हो जाती है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ब्रश ऑफ अ डीसी मोटर। ठीक है, ब्रश में डीसी मोटर के ब्रश में इसमें से क्या यूज़ किया जाता है? कार्बन है, सिंपल है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कार्बन एंड जनरली कॉमन मटेरियल यूज फॉर द मेकिंग द डीसी मोटर ब्रशेस। ओके, ब्रशेस कौन से रहते हैं, कौन से टर्मिनल के लिए यूज़ करते हैं? प्लस और माइनस के लिए, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमांड टू कॉपी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इन अ कंप्यूटर। ठीक है, कॉपी का कमांड क्या है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में? सिंपल है, Ctrl+C। ठीक है, अगर आपको पेस्ट करना हो तो Ctrl+V पेस्ट करोगे। ठीक है, इसको अगर आप जानना होगा तो कंप्यूटर अवेयरनेस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एब्रेविएशन शॉर्टकट की और फाइल एक्सटेंशन का हमारा दूसरा मैराथन है। ठीक है, इसको आपको ये जो 4 टॉपिक है काफ़ी डिटेल में मैंने समझाया। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएंगे अगर आपको पढ़ना ही है किस तरीके से शॉर्टकट पूछ जाते हैं, क्योंकि अभी ये 2021 में पूछे गए। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप ये 2 सेशन जो है मैंने आपको बताए थे, कंप्यूटर अवेयरनेस मैराथन 1 और मैराथन 2, आप जरूर जाके चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द डैम्पिंग रेशियो ऑफ द गिवन ट्रांसफर फंक्शन। यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन बताया गया, इसका डैम्पिंग रेशियो हमें पूछा गया। क्या है ट्रांसफर फंक्शन? जी ऑफ एस इज इक्वल टू क्या है 4/, ठीक है, s+19 इन ब्रैकेट s+4। इसको अगर हमें स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 1 + g ऑफ एस इक्वल टू 0। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू 1 + 4/। इसको अगर सॉल्व करते थे फर्दर, ठीक है, फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करते तो ये हो जाएगा s² + 23s + 76 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा s² + 23s + 80 इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सेकंड ऑर्डर सिस्टम के साथ में, तो हम लोग क्या लिखते हैं? आई चेंज द कलर, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा फिर यहाँ पे। देखिए, ठीक है, इसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं? s² एक कंट्रोल सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाया था 2ζ ओमेगा s + ओमेगा²। ठीक है, ये इक्वल टू 0। तो ओमेगा यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास में? 80। ठीक है, √80। ठीक है, तो और यहाँ पे 2ζ ओमेगा s का वैल्यू जो है हो जाएगा 23। ठीक है, 2ζ ओमेगा विल बी इक्वल टू 23। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, वही हमारा डैम्पिंग रेशियो होता है। ठीक है, जीटा इसका कितना आ जाएगा 23/, ठीक है, √80 × 2। ओके, इसका वैल्यू बनता है 1.285। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 13/12 इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है गाइस, ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एनर्जी। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है विद रिस्पेक्ट टू द एनर्जी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर। एनर्जी ट्रांसफर की जाती है एक से दूसरे के बीच में। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ओके, लॉ ऑफ में आपको पता ही होगा लॉ ऑफ एनर्जी क्या है। दैट मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है हमारे पास? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बन जिंक सेल्स आर ऑल्सो नोन एज। कार्बन जिंक सेल जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं ली क्लंच सेल। ठीक है, ली क्लंच सेल इसको हम लोग कहते हैं। यूनिक क्वेश्चन था, इस तरीके से क्वेश्चन ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये काफ़ी रिलेवेंट क्वेश्चन मैं मानता हूँ आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो प्राइमरी सेल्स रहते हैं, ली क्लंच सेल रहता है, क्लार्क सेल रहता है, वेस्टर्न सेल रहता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन अप्रिशिएबल, मैं अप्रिशिएट डेफिनेटली इसकी सराहना करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जो हम लोग बैटरी का वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग काफ़ी बार निगलेक्ट करते थे, और उसको जो अल्टरनेट नेम्स रहते हैं, ठीक है, ये भी हमारे पास पता नहीं रहता। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। कार्बन जिंक सेल जो है उसको हम लोग ली क्लंच सेल भी करते थे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर प्रोग्रेसिव वाइंडिंग ऑफ डीसी मशीन। प्रोग्रेसिव वाइंडिंग ऑफ डीसी मशीन के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ठीक है, तो वो है हमारे पास है YF इज इक्वल टू क्या होता है? ठीक है, YB-2। ओके, अब ये YB क्या होता है? ये होता है हमारे पास में बैक पिच, और YF क्या होता है? हमारा फ्रंट पिच होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वायर गेज इज यूज टू मेजर। वायर गेज मैंने आपको काफ़ी बार बताया था, डायमीटर को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, डायमीटर ऑफ वायर को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, वायर गेज को इस तरीके से देखना होगा, मैं आपको इमेज बता देता हूँ। ये होता है हमारे पास वायर गेज। ठीक है, ये जो है डायमीटर ऑफ वायर को मेजर करने के लिए, दैट मीन्स डायमीटर को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं वायर का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिस्चार्ज सरप्लस वाटर ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ अ डैम। इसको हम कहते हैं स्पिलवेज। ये आप देख सकते हो, ये होता है हमारे पास स्पिलवेज। ठीक है, ये यूज़ किया जाता है स्पिलवेज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी।
हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर जो भी यूज़ किया जाता है, ऐसा कौन सा एक हमारा कंपोनेंट है यूज़ किया जाता है डिस्चार्ज करने के लिए सरप्लस वाटर, जो सरप्लस वाटर रहता है एक्स्ट्रा का, उसको डिस्चार्ज करने के लिए डाउन स्ट्रीम ऑफ रिवर्स में, उसको हम लोग कहते हैं स्पिलवेज, इसको हम लोग साइड में अलॉन्ग विद दिस डैम ओपनिंग, ठीक है, यहाँ पे स्पिलवेज भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 6 मिली एम्पियर व्हेन देयर इज अ potential difference of 60 millivolts across the terminal. Calculate the series resistance for a full scale reading of 600 millivolts. ओके, सिंपल है। जो वैल्यू रहेगी सीरीज रेजिस्टेंस की हम लोग किस तरीके से पता करते हैं, आर एस ई इज इक्वल टू आर एम इन ब्रैकेट एम माइनस वन। एम क्या होता है हमारे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जिसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं वी अपॉन वी एम, ठीक है। और ये वी क्या होता है गाइस, ये होता है हमारे पास में रिक्वायर्ड फुल स्केल, ठीक है, रिक्वायर्ड फुल स्केल। और वी एम क्या होता है हमारे पास, इनिशियल फुल स्केल, करेक्ट। तो वी एम का वैल्यू कितना है हमारे पास में, आई चेंज द कलर। वी एम का जो वैल्यू है हमारे पास में 60 मिलीवोल्ट, ठीक है। क्या बोला गया, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 60 मिलीवोल्ट अक्रॉस इट्स टर्मिनल। कैलकुलेट द सीरीज रेजिस्टेंस विद द फुल स्केल रीडिंग जो है, ठीक है, फुल स्केल रीडिंग है हमारे पास में 600 मिलीवोल्ट की, ठीक है, जिसका वैल्यू है 600 मिलीवोल्ट, 600 मिलीवोल्ट। ओके, तो इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी हम लोग वैल्यू का फाइंड आउट, मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है। और आई फुल स्केल डिफ्लेक्शन का कितना है, वो है हमारे पास में 6 मिली एम्पियर गाइस। ओके, तो इससे हमारे पास में जो आर एम का वैल्यू है वो हम लोग निकाल पाएंगे। आर एम विल बी इक्वल्स टू वी एम अपॉन आई फुल स्केल डिफ्लेक्शन। आई फुल स्केल डिफ्लेक्शन वो कितना हो जाए, आई फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है, 60 मिली वोल्ट डिवाइड बाय हम लोग 6 मिली एम्पेयर करेंगे, 6 मिली एम्पेयर। तो हमारे यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मिली से मिली यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 ओम्स इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। इस वैल्यूज में वैल्यू सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इट विल बी इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, इसका भी वैल्यू कितना बनेगा गाइस, ठीक है, वी अपॉन वी एम, ठीक है, 600 मिली वोल्ट, मिली से मिली कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, ये 1 ज़ा 10 से, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारा 10 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 90 ओम्स, ठीक है। ये आ गया हमारा बस ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सिंपल है, आपको अप्रोच पता होना चाहिए कि आपको वोल्टेज को रेंज एक्सटेंड करना है, और अगर आपको एमीटर का रेंज एक्सटेंड करना है तो हम लोग क्या क्या करते हैं। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, काफ़ी कवर में बता चुका हूँ गाइस, जो स्टूडेंट्स नए हैं, ठीक है, उनके लिए मैं आपको एक होमवर्क बता देता हूँ, ठीक है। अगर हमें एमीटर का रेंज एक्सटेंड करना होगा तो हम लोग कौन सा रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, उसका वैल्यू कितना रहता है, उसको हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं या फिर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। उसी तरीके से वोल्टमीटर में भी आपको क्या करना रहता है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा डेफिनेटली। Next question is the tuned amplifier has a resonant frequency of 1000 kilohertz and a bandwidth of 25 kilohertz. तो quality factor of this amplifier will be what, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर क्यू किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है, ये हमारे पास में फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय हमारे पास बैंडविड्थ है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितना है 1000 किलोहर्ट्ज, ठीक है, इंटू 10⁻³ करते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय बैंडविड्थ 25 इंटू 10⁻³, ये कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। ये 1 आ जाएगा 440, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर सम लिक्विड्स इन विच पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अकम्पनीड बाय केमिकल चेंजेस, द इफेक्ट इज नोन एज द डैश इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम लोग कहते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देयर आर सम लिक्विड्स इन विच अ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अकम्पनीड बाय केमिकल चेंजेस, द इफेक्ट इज नोन एज द केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल है, स्टेटमेंट को पढ़ते आप समझ में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द ऑक्यूपेशनल हैजार्ड मैकेनिकल हैजार्ड इज, ठीक है, एज पर द ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। मैकेनिकल हैजार्ड क्या रहता है, ये हमारे अनगार्डेड मशीनरी रहती है, ठीक है, अनगार्डेड मशीनरी रहती है। अनगार्डेड मशीनरी हमारे मैकेनिकल हैजार्ड के अंदर आते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनमें लगा है इसमें से, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के हज़ार्ड्स भी रहते हैं इलेक्ट्रिकल। अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन की बात करते हैं, अगर हम लोग एक सेफ्टी की बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की, तो उसमें हमारे पास फिजिकल हज़ार्ड रहते हैं, केमिकल हज़ार्ड रहते हैं। देखिए, अगर हम केमिकल हज़ार्ड में अगर हम लोग बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड के अंदर ये हमारा लीकेज करंट आ जाएगा गाइस, ठीक है, ओके। और उसके अंदर जो होना चाहिए कि शॉर्ट सर्किट होता है, लीकेज करंट लीकेज जो होता है, ठीक है, फ्यूज़ या फिर कट ऑफ हुआ वायर का, ठीक है, इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड में हमारा आ जाते हैं, शॉर्ट सर्किट उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ओपन वायर भी हमारे इलेक्ट्रिकल के अंदर, लेकिन अनग्राउंडेड मशीनरी इट विल कम अंडर द मैकेनिकल हज़ार्ड, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इससे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कितने स्टूडेंट्स चाहते हैं कि इसी पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंगली मैं आपको एक सेट बना के दे दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके आने वाले यूपीआई राउंड के लिए। मुझे ज़रूर आप येस या फिर नो, येस ऐसा मुझे कमेंट बॉक्स लिखिएगा, येस आई वुड नीड अ सैम्पल सेशन, ठीक है। तो मैं आपको समझ जाऊंगा आपका कितना रिस्पांस होता है, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको जल्दी से जल्दी सेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट चाहते हैं, मुझे डेफिनेटली बताइएगा। टॉप 50 क्वेश्चन का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टेबल्स के साथ में आपको एक इसी के सेशन के अकॉर्डिंग जो पेपर पूछा गया था 2021 में, उसी के अकॉर्डिंगली आपको एक सेशन प्रोवाइड करने की डेफिनेटली कोशिश करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे आपका रिस्पॉन्स आप मुझे बताइएगा, ओके। सो देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम शोन इन द गिवन फिगर। यहाँ पे जो फिगर बताई गई इसका ट्रांसफर फंक्शन में पता करना है। ये हो गया हमारा गेन जी और ये हो गया हमारा फीडबैक 2। ओके, और यहाँ पे फीडबैक कौन सा है, पॉजिटिव फीडबैक है, इसलिए हम लोग इसका आंसर हम लोग किस तरीके से निकाल पाएंगे, काफ़ी सिंपल है। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन विल बी इक्वल्स टू जी ऑफ एस अपॉन 1 माइनस आएंगे यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक है। ठीक है, इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ठीक है, एच ऑफ एस कितना है हमारे पास में 2, सिंपल है, इसका करेक्ट आंसर है कितना आ जाएगा, जी ऑफ एस है हमारा जी और एच ऑफ एस है 2। ठीक है, जी अपॉन 1 माइनस 2 जी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कैन बी यूज्ड इन अ विच वोल्टेज रेंज। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, कौन से वोल्टेज रेंज में यूज़ किया जाता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो है मैंने उस ट्रांसमिशन वाले कोर्स में आपको पढ़ाया गया। ठीक है, आपको उसके वोल्टेज रेंजेस भी अच्छी तरीके से बताइए। ठीक है, हम लोग काफ़ी आने वाले सेशन में भी वो डिस्कस करेंगे, उसकी आप चिंता मत कीजिएगा। इसमें इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 11 to 33 kV के बीच में हो सकता है। आपको पता है कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर्स हम लोग 132 kV तक हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है हम लोग अप टू 765 kV तक भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वोल्टेज रेंजेस ध्यान में रखनी होगी। और रही बात हमारे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की, तो उसका जो वोल्टेज रेंज है 11 से लेकर 33 kV के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MHSCP स्टैंड्स फॉर। MHSCP स्टैंड्स फॉर मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर है, मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, फ्लक्स इमिटेड इन हेमिस्फेयर डिवाइडेड बाय 2 पाई। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। और एलिमिनेशन के सेशन में आपको जो मैंने स्पेसिफिकली यूपीपीसीएल जेईई के लिए मैंने बनाया था, ठीक है, उसमें आपको ये सारे टॉप 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद थ्योरी समझ में आ जाएगी, उसको जरूर जाके चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ अ ट्रांसफार्मर गिव्स द इन्फॉर्मेशन ऑफ। काफी सिंपल है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमें कॉपर लॉसेस बताता है और ओपन सर्किट टेस्ट हमें कौन से लॉसेस बताता है, नो लोड लॉसेस बताता है। ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द स्लिप ऑफ 4 पोल इंडक्शन मोटर इफ द स्पीड इज 1450 RPM। ठीक है, कैलकुलेट द स्लिप ऑफ 4 पोल इंडक्शन मोटर इफ द स्पीड इज 1450 RPM एंड द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। ठीक है, सिंपल है गाइस, हमें स्लिप निकालनी है 4 पोल इंडक्शन मोटर की, अगर उसका जो स्पीड है 1450 RPM है। ठीक है, सिंपल है, अगर हम लोग NS निकालते हैं, सिंक्रोनस स्पीड निकालते हैं, NS कितना हो जाएगा 120 इंटू F डिवाइडेड बाई P। ठीक है, P है नंबर ऑफ पोल्स विच इज़ 4 और F कितना है हमारे पास में, फ्रीक्वेंसी है 50। ठीक है, इसका जो वैल्यू आता है 1500 RPM आता है। ठीक है, स्लिप क्या रहता है, डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड, ये हमारा हो गया NS। ये कितना है 1450, कितना है हमारे पास में डिफरेंस 50। ठीक है, ये हो गया हमारा डिफरेंस इन स्पीड, कितने पे हम लोग निकालते हैं 1500 पे। ठीक है, इसका जो वैल्यू बनेगा ये बनेगा 0.033। ओके, परसेंटेज नॉर्मल आपको फ्रैक्शंस में वैल्यू पूछी गई, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 0.033। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटेक्टिव डिवाइस। इसमें से कौन सा एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है, इंसुलेटर, फ्यूज, रिले या फिर सिंक्रोनस कंडेंसर। फ्यूज जो है हमारा प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ एक्सप्रेशन ए ऑर्ड विथ अ बी एंडेड विद ए ऑर्ड विद अ सी विल बी इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, सिंपल है गाइस, हम लोग इसको स्प्लिट अप भी कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि इसको बुलियन लॉजिक्स को इसको बुलियन एक्सप्रेशंस को किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है करके। और अगर आप भी चाहते हो कि इसका सेपरेट एक सेशन लेके आओ जहाँ पे हम लोग सिर्फ ये बुलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस करें, तो मुझे वैसा भी बता दीजिएगा, एक सेशन हम लोग वैसा भी ले लेंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी ए इंटू ए। ठीक है, ए एंडेड विद ए प्लस ए एंडेड विद सी। ठीक है, ये आप मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, ए एंडेड विद सी। ठीक है, प्लस ए एंडेड विद बी प्लस बी एंडेड विद सी। ठीक है, ए इंटू ए हमारा क्या होता है। ठीक है, एंड लॉस के हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, ए इंटू ए बी ए। ठीक है, इसको हम लोग ए लिखेंगे, ए हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं हालांकि इसमें से। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ए ऑर्ड विद सी। देखिए, प्लस को मैं और कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग और ही कहते हैं और डॉट को हम लोग एंड कहते हैं। ठीक है, या आपने अगर अपने लॉजिक जो आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से जो फंडामेंटल्स अगर आपके क्लियर होंगे तो आपको ये चीज़ें पता होंगी, अगर नहीं पता होंगे तो मैं आपको उसका सेपरेट सेशन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है गाइस। ठीक है, फिर रहेगा हमारा ए बी बी सी। ठीक है, ए प्लस सी। ठीक है, इसका हम लोग एक्सप्रेशन किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ये रहेगा हमारा ए। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम लोग डायरेक्टली इसको यहाँ से लिखना चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैंने जैसे बताया था ए एंडेड विद ए विल बी इक्वल्स टू ए, यहाँ पे कितना आ जाएगा ए बी। ठीक है, ए बी बी सी। ठीक है, या फिर हम लोग निकाल सकते हैं ऐसे बी से कॉमन निकाल के ए 1 प्लस बी सी। करेक्ट, या फिर इसको हम लोग लिख पाएंगे एक्स इज इक्वल्स टू ए ऑर्ड विद बी सी, ए ऑर्ड विद बी सी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है,
देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमीकंडक्टर, इसमें से कौन सा एक सेमीकंडक्टर है, ठीक है, ये हमारा सिलिकॉन, सिंपल है गाइस, इसमें से एक सेमीकंडक्टर जो आता है सिलिकॉन आता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी और ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज के एग्जांपल्स। NaCl क्या है, NaCl एक हमारा क्यूबिक स्ट्रक्चर, क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ठीक है, NaCl, ओके, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग इज अ सिंबल ऑफ आइसोलेटर जनरली यूज्ड इन अ सिंगल लाइन डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम में आइसोलेटर का इसमें से कौन सा सिंबल है। अगर आपको सिंबल पढ़ना है, मैं आपको बता दूं 100% एक्यूरेसी के साथ, अगर आपको हर एक एग्जाम से कोई भी सिंबल पूछा जाता है तो मैंने जो PDF बना के अपलोड किया है टेलीग्राम के ऊपर, उसको आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको अच्छी तरीके से गो थ्रू कीजिए, उसके बाहर आपको एक भी सिंबल नहीं आना, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं ये भी मैंने वहाँ पे पढ़ा के रखा है। ये होता है हमारा आइसोलेटर का सिंबल, ये है इस तरीके से आइसोलेटर, ठीक है, यहाँ पे स्पेस रहती है इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया आइसोलेटर का सिंबल गाइस। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेका है जो एक कमर्शियल नेम है हीटिंग एलिमेंट का, जिसका कंपोजिशन का है यूरेका का, ठीक है। कॉन्स्टेंटाइन जो है, ठीक है, वो एक निकेल कॉपर अलॉय है, जिसको हम लोग कहते हैं यूरेका, ठीक है। कॉन्स्टेंटाइन ये एक हमारा निकेल कॉपर अलॉय है जिसमें निकेल प्लस कॉपर मिक्स रहता है, ठीक है, वो उसको हम लोग कहते हैं यूरेका, ठीक है। उसके अंदर कितना % कॉपर रहता है, 55% कॉपर रहता है और 45% निकेल रहता है, ध्यान में रखना, 55% कॉपर का और 45% निकेल का। मीडियम लेवल लैंग्वेज इज डैश, ठीक है, मीडियम लेवल लैंग्वेज होती है हमारी एक सी होती है, ठीक है, सी लैंग्वेज हम लोग उसको कहते हैं मीडियम लेवल लैंग्वेज, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए अब लो लेवल लैंग्वेज होती है जिसमें बाइनरी कोड, मशीन लेवल लैंग्वेज हो गया, मीडियम लेवल लैंग्वेज में आता है C और C++, तो इसमें ऑप्शन डी भी कंसिडर होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन हम लोग ऑप्शन सी करेक्ट आंसर मार्क करें, ठीक है। इस क्वेश्चन को आई गेस इन्होंने रिवाइज किया होगा, ठीक है, बट ऑप्शन सी और डी दोनों भी करेक्ट होने चाहिए क्योंकि दोनों भी मीडियम लेवल लैंग्वेजेस हैं, करेक्ट। पाइथन और जावा हमारे हाई लेवल लैंग्वेजेस आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ क्लोज लूप द क्लोज लूप गेन ऑफ अ गिवन एम्पलीफायर इज R1 इज इक्वल्स टू 5.5 किलो ओम्स एंड R2 इज इक्वल्स टू 3.3 किलो ओम्स इज व्हाट। हमें क्लोज लूप गेन हमें पता करना है गाइस, ठीक है। हम लोग इससे इस फिगर से क्या निकाल पाएंगे, वी इन, ठीक है, और क्लोज लूप गेन में निकाल पाएंगे, ठीक है। क्लोज लूप गेन क्या होता है, G विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2 अपॉन R1, ठीक है। R1 प्लस R2 विल बी कितना हो जाएगा 5.5 प्लस 3.3 डिवाइडेड बाय हमारा 5.5 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया हमारा गेन 1.6। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक, ठीक है, जो वोल्टेज रहेगा नेगेटिव टर्मिनल पे ऑप एम्प पे वो कितना रहेगा, वी इन रहेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ सिग्नल हैज अ टाइम पीरियड ऑफ 25 मिली सेकंड्स तो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिग्नल, ठीक है। सिग्नल का जो टाइम पीरियड है वो हमारा 25 सेकंड, तो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालते हैं, ठीक है। टाइम जो अगर बताया गया है, ठीक है, टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी कितना निकालेंगे 1 अपॉन टाइम, ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन 25 इंटू 10⁻³ 40 हर्ट्ज। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एल्यूमिनियम इज अ डैश मटेरियल, एल्यूमिनियम में कि हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। एल्यूमिनियम इज अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। देखिए 2 क्वेश्चंस पूछे गए गाइस अभी तक, हमें ऐसा लग रहा है कि हमें जो मैग्नेटिक मटेरियल्स वाला जो सेशन है वो हम लोग जल्दी से कवर करेंगे, जहाँ पे हम लोग डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अच्छी तरीके से समझ लेंगे, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट रिक्वायर्ड द हाईएस्ट कैपिटल कॉस्ट, इसमें से कौन से पावर प्लांट की हाईएस्ट कैपिटल कॉस्ट रहती है, ठीक है, वो है हमारे पास में हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है। उसकी इनिशियल कॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा रहती है, हालांकि रनिंग कॉस्ट जो है उसकी ना के बराबर रहती है, 0 के बराबर रहती है, ठीक है, काफ़ी कम उसकी रनिंग कॉस्ट रहती है हाइड्रो पावर प्लांट की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर इज व्हाट, ठीक है। टूस कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले तो हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 1 को 0, 0 को 1 हमें करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। और इसमें हम टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के 1 ऐड कर देंगे 1 1 0 1 0 1 0, ठीक है। तो ये हमारे कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन डी में, ठीक है, 0 1 0 1 0 1 1, ठीक है, टू द बेस 2, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। काफ़ी सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एग्जांपल ऑफ मैक्रो वायरसेस, ठीक है। मैक्रो वायरस का एग्जांपल कौन सा है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, वो है इसका करेक्ट आंसर वाइजो, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 GB इज इक्वल्स टू, काफ़ी सिंपल है। अब इसमें 2 ऑप्शन मार्क करके आ सकते हैं स्टूडेंट, 1000 MB और 1024 MB, बट 1000 MB गलत हो जाएगा। हम लोग जनरल लैंग्वेज में इसको कहते हैं कि 1 GB इज इक्वल्स टू 1000 MB, लेकिन 1024 इसका करेक्ट एक्सप्रेशन हो जाता है, ठीक है। 1024 MB इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। 1024 MB रहता है वो, इज इक्वल्स टू 1 GB।
सो देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क की तौर से दे रहा हूँ, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर मार्क करना है, ठीक है। आपको क्या बोला है, इन टू वायर सिस्टम द वोल्टेज अक्रॉस द सप्लाई एंड इज मेंटेन एट 500 वोल्ट, द लाइन इज 4 किलोमीटर लॉन्ग एंड इफ द फुल लोड करंट इज 15 एम्पियर, व्हाट शुड बी द बूस्टर वोल्टेज एंड आउटपुट सो दैट द डिस्टेंस वोल्टेज कैन बी ऑल्सो 500 वोल्ट। इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, ठीक है। सो देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एट यूनिटी पावर फैक्टर द आर्मेचर रिएक्शन ऑफ एन अल्टरनेटर इज व्हाट। यूनिटी पावर फैक्टर पे जो आर्मेचर रिएक्शन रहता है अल्टरनेटर का, ये रहता है हमारा डिस्टॉर्टिंग। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए अल्टरनेटर का और सिंक्रोनस मशीन का, सिंक्रोनस मोटर का जो है, मैंने आपको एक सेशन दिया था टॉप 50 गोल्डन एमसीक्यूज करके, उसमें आपको जो आर्मेचर रिएक्शन का एक टेबल मैंने मेंशन किया था, उसको आप जाके चेकआउट कीजिएगा बिफोर योर एग्जामिनेशन। इस तरीके से क्वेश्चन हमेशा एक एग्जामिनेशन में बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन डैश सेल द टाइप ऑफ अ सेकेंडरी सेल। कौन सा हमारा सेकेंडरी सेल है, लीड एसिड सेल जो है हमारा एक टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल है, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स आपको पता होना चाहिए। सेकेंडरी सेल्स के एग्जाम्पल है लीड एसिड सेल हो गया, एडिसन सेल हो गया, निकल कैडमियम सेल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द सेफ्टी नॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वुड शुड बी फुलफिल फॉर अ सिलेक्शन ऑफ करेक्ट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज। कैपेसिटी ऑफ फ्यूज को सिलेक्ट करने के लिए इसमें से कौन सा सेफ्टी नॉर्म है, ठीक है। एज पर द सेफ्टी नॉर्म्स कौन सा कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। हमने सेफ्टी नॉर्म्स बोला, कौन सा कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ठीक है, करेक्ट कैपेसिटी फ्यूज को सिलेक्ट करने के लिए। मेन है कि प्रोटेक्ट इक्विपमेंट अगेंस्ट ओवर करंट, ठीक है। ओवर करंट से हमें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, सबसे हमारा मेन कंसर्न रहना चाहिए, ये फुलफिल होना चाहिए कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू अवॉइड द ब्रेक इन अ सर्किट ड्यू टू अ वन लैम्प फेलियर, ठीक है। एक लैम्प फेलियर के कारण हमारे पास में सर्किट में ब्रेक आने के कारण कौन सा लाइटिंग सर्किट जो है वो चूज़ किया जाएगा हाउस वायरिंग के लिए, वो हमारा पैरेलल, सिंपल है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि आपके जो इक्विपमेंट्स रहते हैं वो सारे पैरेलल में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर एक कोई डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आपके बाकी सप्लाई कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन अगर सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, तो एक अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो बाकी पूरा शट डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ द गिवन पीएलसी प्रोग्राम। यहाँ पे पीएलसी लैडर डायग्राम बताइए, इसका आउटपुट किस तरीके से आएगा हमें क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक। काफ़ी सिंपल है, मैंने आपको जो 40 इंपॉर्टेंट तो थ्योरी जो आपको पढ़ाई थी बेसिक वाले कोर्स में, उसमें मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए बी सी हमारे पास में गेट, ये जो है हमारे पास वर्चुअल रिलेज है, ठीक है, वर्चुअल रिले टाइप कॉन्टैक्ट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये हो गया हमारा आउटपुट, ओके। तो ए बी सी ये कनेक्टेड है, ठीक है, एक साथ में, और रिजल्टेंट जो है वो कनेक्टेड है सी के साथ में, ठीक है। ए बी का रिजल्टेंट है सी के साथ कनेक्टेड है और डी का भी है सी के साथ कनेक्टेड, ओके। दैट मीन्स, ठीक है, जो रिजल्टेंट कनेक्टेड है वो है सी के साथ इन एंड कंडीशन में, ये एंड कंडीशन में। सीरीज और मैंने आपको पैरेलल, अगर पैरेलली कनेक्टेड रहता है तो और रहता है, सीरीज में कनेक्टेड है तो एंडेड है, ओके। तो आउटपुट कितना रहेगा, ए बी, ठीक है, ऑड विथ अ डी, ठीक है। इसका कंप्लीटली जो आउटपुट है ये हमारा जाएगा सी को एंडेड, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ब्लैक बॉडी इमिट्स मैक्सिमम एनर्जी इन अ विजिबल स्पेक्ट्रम व्हेन हीटेड टू। एक ब्लैक बॉडी जो इमिट करेगी मैक्सिमम एनर्जी जब वो हीटेड किया जाएगा अप टू 6520 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द पीक वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर इफ द इन्वर्टर हैज अ डीसी वोल्टेज सोर्स ऑफ 240 वोल्ट्स, ओके। सिंपल है, पीक वैल्यू हम लोग किस तरीके से निकाल पाएंगे, वीएम इज इक्वल्स टू 4Vs अपॉन पाई, ठीक है। सोर्स वोल्टेज कितना है, 240 वोल्ट्स है, ठीक है। 4 इंटू 240 डिवाइडेड बाय पाई, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 306 वोल्ट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हेक्सागोनल। सेम क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मटेरियल साइंस वाला जो सेशन है उसको आप जाके चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा। हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो एक्सियल लेंथ रहती है ABC और एंगल्स रहते हैं अल्फा बीटा एंड गामा, वो कितने रहते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। ये आप जाके जरूर चेकआउट कीजिए। अभी हम लोग कितना भी इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज जब तक आप इसका थ्योरी अच्छी तरीके से क्लियर नहीं करोगे तब तक कि आपको क्या है समझ में नहीं आना है। इसलिए आपको बताऊँ टॉप 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वाला मटेरियल साइंस वाला सेशन डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिएगा, आपको ये काम में आएगा आपके यूपीआरएल के एग्जामिनेशन के लिए। Next question is as per the table for electrochemical equivalents of element the atomic weight of a dash element is low। वो हाइड्रोजन का है, ठीक है, हाइड्रोजन का जो है एटॉमिक वेट है सबसे कम रहता है, ठीक है, इट इज लो अमॉन्ग दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वायरिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ लॉन्गर ड्यूरेबिलिटी। इसमें से कौन सा वायरिंग सिस्टम वो लॉन्गर ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है, सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल रहता है तो वो होता है कंड्यूट वायरिंग, ठीक है। कंड्यूट वायरिंग जो हमारे, ठीक है, वॉल्स के अंदर से जाती है, ठीक है, वॉल्स के अंदर से हम लोग उसको ये कहते हैं कंड्यूट डाल के उसमें से वायरिंग करते हैं तो काफ़ी ड्यूरेबल रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई मैकेनिकल डैमेजेस का कंसर्न नहीं रहता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ नो कंडक्टर ऑफ एन ओवरहेड लाइन्स
including service line erected across a street for low and medium voltage lines shall at any part thereof be at a height of or less than it will be equals to 5.8 मीटर। सेम मैंने रूल आपको कवर कराया था गाइस, आई रूल्स 1956 में मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसमें लो मीडियम एंड हाई, लो मीडियम वोल्टेज के लिए अक्रॉस द स्ट्रीट कितना होना चाहिए, अलॉन्ग द स्ट्रीट कितना होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। 33 केवीएन उसके ऊपर वालों कितना होना चाहिए। तो सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छी तरीके से टेबल्स के फॉर्म में मेंशन किया, आप उस आई रूल्स को जाके पढ़ सकते हो। और इसका आई रूल नंबर कौन सा है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सो दैट आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन ऑक्साइड यूज इन अ मेटल ऑक्साइड सर्ज अरेस्टर इज व्हाट, ZNO, ठीक है। जिंक ऑक्साइड जो है हम लोग मेटल ऑक्साइड सर्ज अरेस्टर में यूज़ करते हैं, मेन ऑक्साइड है, ठीक है। इस तरीके से बेसिक्स क्वेश्चन, लेकिन आपको डिटेल में क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द हाइड्रोइलेक्ट्रिक एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट इफ द ओवरऑल एफिशिएंसी एंड इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट इज 72% एंड 90% रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, ओवरऑल एफिशिएंसी और इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी बताई गई, ठीक है, 72 एंड 90% रिस्पेक्टिवली। तो हमें हाइड्रोइलेक्ट्रिक एफिशिएंसी पता करनी है गाइस, ठीक है। हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, मल्टीप्लाइड बाय, दैट मीन्स ईटा नॉट इक्वल्स टू ईटा एच इंटू ईटा, करेक्ट। ये क्या है हमारे पास में, ओवरऑल एफिशिएंसी है, ये हमारे पास में हाइड्रोइलेक्ट्रिक एफिशिएंसी और ये हमारा इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, ओके। तो हमें हाइड्रोइलेक्ट्रिक एफिशिएंसी पता करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो ओवरऑल एफिशिएंसी है 72%, हम लोग इसको क्या लिखेंगे 0.72, अगर परसेंटेज हटा देते हैं, ठीक है, डिवाइड करेंगे हम लोग उसके इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी से, ठीक है, 0.9, ठीक है, तो आ जाएगा 0.8। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। इसको अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करें दैट मीन्स परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए तो 80% इसका वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। ये सेम आपको एलिमिनेशन में से क्वेश्चन पूछा गया गाइस, मैंने आपको जो पढ़ाया था, ठीक है, वो है मीन स्फेरिकल कैंडल पावर इज इक्वल टू मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर इज मल्टीप्लाइड बाय रिडक्शन फैक्टर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ओके। डिप्रिसिएशन फैक्टर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ये होता है 1 बाय मेंटेनेंस फैक्टर, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कंडक्टिंग, इसमें से कौन सा एक नॉन कंडक्टिंग है। ग्लास जो है एक नॉन कंडक्टिंग है, कॉपर, एल्यूमिनियम और प्लैटिनम दीज आर कंडक्टिंग मेटल्स, सिंपल है, ग्लास एक हमारा इंसुलेटर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्काडा सिस्टम किसके लिए यूज़ किया जाता है, डेटा एक्विजिशन के लिए, ठीक है, डेटा मॉनिटरिंग नहीं, कैलकुलेशन नहीं और एक्सपोर्ट के लिए, डेटा एक्विजिशन जिसको हम लोग कहते हैं। स्काडा का फुल फॉर्म ही क्या होता है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a short transmission line has an impedance value of Z. The values A, B, C, D of the short transmission line are dash respectively, ठीक है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के जो वैल्यूज रहती है, ठीक है, वो हम लोग ABCD पैरामीटर जो है किस तरीके से उसका रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे A इज इक्वल्स टू क्या रहता है, D रहता है जिसका वैल्यू है 1, ठीक है, B इज इक्वल्स टू Z और C इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो कंडक्टर ऑफ एन ओवरहेड लाइंस इंक्लूडिंग सर्विस लाइंस इरेक्टेड एल्सवेयर, सेम आई रूल्स का जो आपको सेम क्वेश्चन पूछा गया एक और अगेन, ठीक है। इरेक्टेड एल्सवेयर अदर देन द अलोंग और across any street for low, medium and high voltages lines up to and including 11,000 volts if a bear shall be at a height less than, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 4.6 मीटर। आपको उसको रूल जो है ओवरव्यू करने होंगे, ये आता है रूल नंबर 77 के अंदर, इसको एक बार क्रॉस चेक कर दीजिएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है ये रूल नंबर सेक्शन 77 जो है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, ठीक है, 1956 के तहत ये आता है, ओके। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फार्मूला फॉर फाइंडिंग द स्पेसिंग ऑफ कंडक्टर इन केस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन एल्यूमिनियम कंडक्टर इज व्हाट, ठीक है। एक एम्पिरिकल फार्मूला होता है इज इक्वल्स टू, उसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ सैग, ठीक है, प्लस V बाय 150। ये फार्मूला ध्यान में रख लीजिए, इसको हमने क्या किया, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, अगर अंडर रूट एस है तो हम लोग उसको एस रेस्ट और 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऐसा मेंशन किया गया है। तो ये थोड़े थोड़े आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम वर्किंग टेम्परेचर ऑफ अ निकल क्रोमियम इज अबाउट, निकल क्रोमियम का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, वर्किंग टेम्परेचर 1150 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंसिटिविटी ऑफ अ वोल्टमीटर विच गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ अ करंट 1 मिली एम्पियर इज व्हाट, ठीक है। सेंसिटिविटी पता करनी है वोल्टमीटर की जिसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, ठीक है, 1 मिली एम्पियर का। सिंपल है गाइस, ठीक है। हम लोग सेंसिटिविटी को हम लोग किस तरीके से पता करेंगे, 1/I फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो 1/ कितना हो जाएगा 1 मिली एम्पियर, 1 × 10⁻³ 10⁻³ ऊपर गया तो +3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग किस तरीके से पता कर पाएंगे उसको 1000 ohms पर वोल्ट में, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है क्या, ohms पर वोल्ट। इसको भी आप ध्यान में रख लीजिए, यूनिट भी काफ़ी बार पूछ लेता है, ठीक है। ओम स्क्वायर पर वोल्ट, ठीक है, ओम वोल्ट, ठीक है,
वोल्ट पर ओम, ऐसे ऑप्शन रहते हैं। हम लोग काफ़ी कबार ऐसे ऑप्शन में कन्फ्यूज हो जाते हैं। मैं अभी आपको ईजी लग रहा हूँ ये चीज़, लेकिन इस तरीके से आपको निग्लिजेंस के कारण आपके यूनिट के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in an open circuited or lightly load transmission line, if the voltage at the receiving end is higher than the sending end voltage, the condition is also called as। ठीक है, अगर ओपन सर्किटेड और या फिर लाइटली लोडेड कंडीशन में ट्रांसमिशन लाइन के अगर हमारा वोल्टेज जो है रिसीविंग एंड का वो हाई आता है एज कम्पेयर द सेंडिंग एंड वोल्टेज, तो उस कंडीशन को हम लोग फेरेंट इफेक्ट कहते हैं। सिंपल है गाइस। ठीक है, जब हमारा सोर्स वोल्टेज कम हो जाता है रिसीविंग एंड वोल्टेज से, दैट मीन्स रिसीविंग एंड वोल्टेज हमारा ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू द सोर्स एंड वोल्टेज, क्योंकि कंडीशन लाइटली लोडेड कंडीशन रहती है। ठीक है, या फिर नो लोडेड कंडीशन रहती है, तो उस केस में हम लोग उसको कहते हैं फेरेंट इफेक्ट ड्यू टू कैपेसिटेंस इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a uniform 2-wire DC distributor of a length 400 meter is loaded with a 2 ampere per meter. The resistance of a single wire is 0.6 ohms per kilometer. Calculate the maximum drop if the distributor is fed from the one end. देखिए, इस केस में लेंथ भी बताई गई हमारे पास में कितना है, यहाँ पे 400 मीटर्स का लेंथ बताया गया। ठीक है, रेजिस्टेंस बताया गया 0.6 ओम्स पर किलोमीटर, दैट मीन्स 0.6 ओम्स है हर किलोमीटर के लिए। करंट फ्लो कितना हो रहा है वायर में, ठीक है, 2 एम्पियर्स पर मीटर। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल करंट 2 एम्पियर पर मीटर, मल्टीप्लाई किससे कर लो उसके मीटर से, 400 मीटर है तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, वो रहेगा हमारा 800 एम्पियर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल करंट। ओके गाइस, अब देखिए टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास है 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 ओम पर किलोमीटर, कितने किलोमीटर है, ठीक है, 400 मीटर से, दैट मीन्स हम लोग 0.4 इसको लिख पाएंगे। ठीक है, इंटू 0.4 करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 0.4 क्योंकि मीटर्स में, इसलिए हम लोग को 1000 से डिवाइड करना पड़ा उसको। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास है 0.24 ओम। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में क्या, रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है 800 मल्टीप्लाइड बाई जो करंट है, मल्टीप्लाई करेंगे उससे ओम रेजिस्टेंस से 0.24, ये आया हमारे पास में 192 वोल्ट। अब ये क्या है हमारे पास में टोटल वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप कितना है, देखिए ये बात ध्यान में रखने की, जो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप रहेगा इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली लोडेड डिस्ट्रीब्यूटर जो कि दोनों एंड से फेड किया गया है। ठीक है, ये रहता है हमारा 1/4। ठीक है, 1/4 ऑफ द मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो 1/4 कितना रहेगा, ठीक है, 192 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 कितना हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है 48। 48 4 कितना होता है 192। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पे एक ही कैच था कि आपको ये पता होना चाहिए था कि जब हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप रहता है यूनिफॉर्मली लोडेड डिस्ट्रीब्यूटर का जो फेड किया जाता है दोनों एंड से, उसको वो 1/4 रहता है करके, तभी आप इसका करेक्ट आंसर मार्क कर सकते थे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ साइलेंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वोल्टेज रीडिंग अक्रॉस the line is 2850 and 2450 volts respectively. The line current fluctuates between 380 amperes to 300 amperes. Calculate the direct axis quadrature and quadrature axis synchronous reactance between the line. ठीक है, XD का वैल्यू पूछा गया। ठीक है, XD का वैल्यू पूछा गया। ठीक है, XD का वैल्यू कितना होता है VT बाय IA मिनिमम, VT बाय IA मिनिमम, ये होता है VT मैक्स। ठीक है, वो कितना हो रहेगा 2850 अपॉन 300। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। XD किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, VT टर्मिनल वोल्टेज मैक्सिमम, ठीक है, टू IA मिनिमम 2850 अपॉन 300, ये आ जाएगा 9.5। ठीक है, XD का वैल्यू क्या, और XQ का हम लोग किस तरीके से निकालते हैं VT मिनिमम अपॉन IA मैक्सिमम। ये दोनों भी फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 2450 डिवाइडेड बाय 380, यह आ जाएगा 6.44 इसका वैल्यू। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल मेटालिक पार्ट शुड बी अर्थेड प्रॉपर्ली अकॉर्डिंग टू द IER इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल सेक्शन 90 के अंदर जो है सारे मेटालिक पार्ट जो है हमारे अर्थ किए जाने चाहिए। ठीक है, IER 90 के अंदर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, सभी मेटालिक पार्ट जो है वो अर्थ होने चाहिए प्रॉपरली। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प्स यूजेस द फिनोमेना ऑफ फ्लोरेसेंस। ठीक है, इसमें से कौन सा लैम्प जो है फ्लोरेसेंस का फिनोमेना यूज़ करता है, वो हमारे पास में फ्लोरेसेंट लैम्प। ठीक है, फ्लोरेसेंट पाउडर से ये कोटेड किया जाता है हमारा जो ट्यूब रहता है। ठीक है, ध्यान में रखना होगा। ये क्या करता है गाइस, देखिए फ्लोरेसेंस मतलब क्या होता है। ठीक है, फ्लोरेसेंस का फिनोमेना आपने देखा होगा कि आपका जो ट्यूबलाइट रहता है वो व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, इंटरनली मैं ओल्ड ट्यूबलाइट्स की बात कर रहा हूँ, LED ट्यूबलाइट्स की नहीं। ठीक है, जो फ्लोरेसेंट हमारे पास लैंप रहते थे, ये इसमें अंदर के फॉस्फरस कोटिंग रहती है। ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है हमारे UV रेडिएशन को इनटू जो पाउडर रहता है फॉस्फोरस पाउडर का अंदर उसके। ठीक है, आपने देखा होगा
कभी अपनी फूटा हुआ शीशा देखा होगा उसका, तो वाइट कलर का पाउडर रहता है, फॉस्फोरस पाउडर रहता है, ठीक है, वो विजुअल लाइट में उसको ये कन्वर्ट करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, सो दैट हम लोग उसको ह्यूमंस देख पाए। ये है हमारे पास फ्लोरेसेंस लैम्प। ओके, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मोटर इज यूज्ड फॉर वेविंग मशीन। वेविंग मशीन के लिए हम लोग कौन सा मोटर यूज करते हैं? डीसी शंट मोटर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर यील्ड्स लो मेंटेनेंस कॉस्ट। सबसे लो मेंटेनेंस कॉस्ट कौन सी सर्किट ब्रेकर के? SF6 सर्किट ब्रेकर की गाइस, ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सारे रेंजेस में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, उसका काफ़ी अच्छा वोल्टेज रेटिंग भी आता है SF6 सर्किट ब्रेकर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैम स्टैंड्स फॉर। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 101। विच ऑफ द फॉलोइंग यील्ड्स हाई स्टार्टिंग टॉर्क। इसमें से सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क हाई किसका है? कौन सी मोटर का है? हमारे पास में चार ऑप्शन है, डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर एंड कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो आपको ध्यान में रखना होगा डीसी सीरीज मोटर का सबसे स्टार्टिंग टॉर्क हाई रहता है, ठीक है, इसलिए हम लोग उसको ट्रैक्शन पर्पज के लिए भी यूज़ करते हैं। आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक पता होगा, स्पीड वर्सेस टॉर्क, ठीक है, लो स्पीड पे हमें हाई टॉर्क मिलता है और हाई टॉर्क पे हमें लो स्पीड यहाँ पे देखने को मिलती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द केस ऑफ एवरेज लाइफ स्पैन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखिए इसको मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन को किस तरीके से फ्रेम करके पूछा गया, ठीक है। एवरेज लाइफ स्पैन पूछा गया है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लैम्प्स हमें बताया गया। सबसे पहला है एवरेज लैम्प्स, वो LEDs का हो जाएगा, फिर उसके बाद में CFLs, देन देयर इज अ इनकैंडेसेंट लैम्प। ओके, दैट मीन्स ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लाइफ स्पैन की बात की गई थी, तो LED का लाइफ स्पैन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू CFL, और CFL का लाइफ स्पैन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इनकैंडेसेंट लैम्प्स। ओके, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द स्लोप ऑफ बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट फॉर अ थर्ड ऑर्डर ऑल जीरो सिस्टम, ठीक है, बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट निकालना है थर्ड ऑर्डर ऑल जीरो सिस्टम्स के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है जो स्लोप रहेगा हाई फ्रीक्वेंसीज का, ठीक है, ये कितना रहेगा? ये रहेगा हमारा, इसको हम लोग किस तरीके से लिख पाएंगे, ठीक है, माइनस इज इक्वल टू -20 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पोल्स प्लस 20 इंटू नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, डेसिबल पर डेकेड। ओके, तो यहाँ पे P कितना है? P है हमारे पास में 0 और Z कितना है हमारे पास में 3, करेक्ट। तो स्लोप जितना रहेगा हमारे हाई फ्रीक्वेंसी का वो रहेगा हमारा -20 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये 0 टर्म हो जाएगा। 20 इंटू 3 विल बी 60 डेसिबल पर डेकेड, ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 23 इज व्हाट। काफी सिंपल है गाइस, 23 का हमें बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है। ओके, डिवाइड करना पड़ता है सक्सेसिवली हमें इस 23 को बाय 2 से, ठीक है। अगर हम 23 को डिवाइड कर दें, ठीक है, बाय 2, ठीक है, कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। रिमाइंडर हमारे पास में रहेगा 1, ठीक है। उसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे हमारे पास फिर से रिमाइंडर आता है 1, ठीक है। 2 से अगर हम लोग डिवाइड करें 2 2 ज़ा 4, ठीक है, यहाँ पे आता है 1, 2 को हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 1 ज़ा यहाँ पे आता है हमारे पास में 0। ओके, तो हम लोग इसको किस तरीके से लिखते हैं? मैंने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाया था, फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, डाउन टू अप हम लोग इसमें लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको करेक्ट आंसर आ जाएगा 10111। ओके, 10111 ये हो जाएगा हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लैम्प हैज अ टोटल फ्लक्स ऑफ 1200 ल्यूमेंस, कैलकुलेट द MSCP ऑफ द लैम्प, ठीक है। लैम्प को टोटल फ्लक्सेस कितने हैं? 1200 ल्यूमेंस है, तो हमें MSCP कैलकुलेट करना है, ठीक है। MSCP कितना हो जाएगा? पाई बाय 4 पाई, ठीक है, ठीक है। फाई ये क्या है हमारा? टोटल फ्लक्स, ठीक है। और एलिमिनेशन को किस तरीके से पता करते हैं? टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। टोटल फ्लक्स है हमारे पास में 1200, ठीक है, तो डिवाइड बाय हम लोग क्या करेंगे? 4/4 पाई, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 300 बाय पाई। ओके, 300 बाय पाई का वैल्यू बनेगा 95.5, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास MSCP ऑफ द this lamp. Option A will be the correct answer in this case. Next question is which of the following is the most efficient type of power plant? इसमें से सबसे efficient type of power plant कौन सा है? वो है हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। पावर प्लांट से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और तीनों भी आंसर है आपके हाइड्रो पावर प्लांट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोम स्टैंड्स फॉर। देखिए रैम का भी पूछा गया था और रोम का भी आपको फुल फॉर्म पूछा गया है। अगर आप चाहते हो कि कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है, ठीक है, UPRML के एग्जामिनेशन के लिए मैं आपको स्पेशली बना के दूँ आपको, तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन भी अगर आप इस
साल 2022 में पूछता है तो आपके वो कवर अप हो जाएगी। रोम का फुल फॉर्म होता है रैंडम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी होता है। और ये हमारी वोलाटाइल मेमोरी होती है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, ये हमारी नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। वोलाटाइल दैट मीन्स अगर हमने सिस्टम को ऑफ किया तो डेटा हमारा उड़ जाता है, ठीक है। अगर नॉन वोलाटाइल है, ठीक है, अगर हमने सिस्टम को ऑफ किया तो हमारा डेटा रिटेन रहता है, डेटा को कुछ नहीं होता, डेटा एज इट इज रहता है, ठीक है। और रोम जो है लोकेट की जाती है बायोस चिप में, ठीक है, तो ये मदरबोर्ड के पास रहती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द आइगन वैल्यूज ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है, इसका आइगन वैल्यू निकालना है, ठीक है। यहाँ पे एक हमारे पास में मैट्रिसेस गिवन है, ठीक है, इसको हम लोग आइगन वैल्यूज किस तरीके से निकालें, a माइनस आई लैम्बडा इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम लोग किस तरीके से 8 माइनस लैम्बडा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2, ठीक है, 8 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको हम लोग किस तरीके से फर्दर सॉल्व करेंगे, 8 माइनस लैम्बडा होल स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे, लैम्बडा स्क्वायर माइनस 16 लैम्बडा, ओके, माइनस 16 लैम्बडा प्लस 64 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। आई चेंज द कलर गाइस, यहाँ पे आपको समझ भी नहीं आएगा फिर, ठीक है। इसको हम लोग निकालते फर्दर, वो कितना रहेगा, लैम्बडा स्क्वायर माइनस 12 लैम्बडा, डायरेक्टली मैं यहाँ वैल्यूज लिख लेता हूँ, ठीक है, प्लस 4 लैम्बडा, ठीक है, प्लस 48 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे जो लैम्बडा का वैल्यू बनेगा वो बनेगा 12 और 4, सिंपल है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगी। मैंने काफ़ी क्विकली आपको बताया गया, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको डिटेल में जानना होगा तो मैं आपको आने वाले जो अगर हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं तो उसमें आपको इस तरीके से 1-2 क्वेश्चंस कवर करा दूंगा, ठीक है। काफ़ी कम चांसेस बनते हैं अगर मैथ्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाए, लेकिन एक उन्होंने से बेसिक सा क्वेश्चन एक पूछ लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लार्जर ट्रांसफार्मर अ स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट इज यूज टू मिनिमाइज द, लार्जर ट्रांसफार्मर में स्टेप्ड कोर हम लोग यूज़ करते हैं, स्टेप कोर हम लोग अरेंजमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, टू मिनिमाइज द यूज ऑफ कॉपर एंड, ठीक है, टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ कॉपर एंड कॉपर लॉस। हम लोग कॉपर को जो है कम से कम यूज़ करना चाहते हैं, कम से कम मेटल में हम लोग उतना ही इफिशिएंटली हमारे ट्रांसफार्मर को डिजाइन करना चाहते हैं और उसी के कारण हमारा कॉपर लॉस भी हम लोग रिड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ओके। क्वेश्चन क्या बोला गया, if a building wiring consists of 10 points of a 60 watt lamps and 2 fans of a 100 watt each, determine the permissible insulation resistance to earth for a 240 volt system of supply, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में 10 पॉइंट्स है, 60 वाट के, 2 फैन है 100 वाट के, ठीक है। टोटल पावर कितना हो जाएगा, 10 इंटू 60, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू 100, ये टोटल पावर हो गया हमारे पास में 800 वाट, करेक्ट। सप्लाई वोल्टेज हमारे पास गिवन है गाइस 240 वोल्ट्स का, ठीक है। तो इसमें से करंट कितना फ्लो होगा, 800 वाट डिवाइड बाय हम लोग 240 करेंगे, ठीक है, इसमें से करंट का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और आपको पता है रूल नंबर कौन सा है, याद करने की कोशिश कीजिएगा, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, ठीक है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 का जो रूल नंबर 48 है, उसके अकॉर्डिंगली जो लीकेज करंट है वो हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। वो लीकेज करंट जो रहता है, लीकेज करंट वो रहता है हमारा मेन लीक आई बाय 5000 टाइम्स रहता है, ठीक है। तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, 800, इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 800 बाय 240 मल्टीप्लाइड बाय 5000। इससे आपको रिडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा रहेगा, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो फिर से आपको इसमें उतना ही आपको एफर्ट्स डालने रहते हैं। तो इसका वैल्यू आता है 6.6 मिली एम्पियर, ठीक है। ये लीकेज करंट हो गया 6.6 मिली एम्पियर। लीकेज करंट के बाद में आपको इस कॉन्सेप्ट से आपको समझना होगा कि जो ड्रॉप रहेगा, ठीक है, जो हमारा इसका रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है, वो कितना रहेगा, सप्लाई वोल्टेज कितना है हमारे पास में, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज कितना है हमारे पास में, वो है 240 वोल्ट, यहाँ पे ऑलरेडी बताया गया 240 वोल्ट है, करेक्ट। और लीकेज करंट कितना है हमारे पास में 6.6 मिली एम्पियर, ठीक है। तो 6.6 मिली एम्पियर हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। मिली इसलिए हम लोग 10⁻³ अगर लिख लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, 240 डिवाइड बाय 6.6, इसका जो वैल्यू बनता है एग्जैक्टली 0.36 मेगा ओम्स बनता है, ठीक है, सिंपल है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.36 मेगा ओम, ठीक है, 0.36 मेगा ओम इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये जो आयर का वैल्यू हमने निकाला तो ये क्या था हमारा, ये था इंसुलेशन रेजिस्टेंस। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द गिवन सर्किट इफ R1 इज इक्वल टू 2.1 किलो ओम्स एंड R2 इज इक्वल टू 6.3 किलो ओम्स, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ आउटपुट वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ VA एंड VB। आउटपुट एक्सप्रेशन हमें फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ VA एंड VB। देखिए इस फिगर से हम लोग V2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। V2 कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से समझिएगा, V2 विल बी इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय VA। इसको हम लोग मान लेते हैं ये लाइक V1 वोल्टेज एंड दिस वन शुड बी द V2, करेक्ट। तो जो ऑपरेशन एम्पलीफायर है नेगेटिव फीडबैक में, इसलिए इसका जो V1 का वैल्यू रहेगा वो रहेगा इक्वल्स टू V2 के, करेक्ट। तो V1 कितना है हमारा इस केस में, R2 अपॉन R2 प्लस R1 मल्टीप्लाइड बाय VA, ठीक है। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा। लेट्स चेंज द कलर, ओके। और इस केस में
वी बी माइनस वी वन, ठीक है, वी बी माइनस वी वन अपॉन क्या कितना है रेजिस्टेंस है यहाँ पे R1, ठीक है, वो इक्वल हो जाएगा किसके बराबर वी वन माइनस दिस वी वन माइनस वी आउट, दिस वी आउट, ओके, अपॉन R2, ये रेजिस्टेंस है इसका R2, करेक्ट। तो वी आउट कितना हो जाएगा, वी आउट विल बी इक्वल्स टू वी वन माइनस वी बी माइनस वी वन अपॉन R1 इंटू R2, करेक्ट। फिर से मैं इसको एक्सप्रेशन को चेंज कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग कॉमन निकालते हैं इसमें से तो किस तरीके से इसका एक्सप्रेशन बनेगा, देखिए डायरेक्टली मैं स्टेप को जंप कर रहा हूँ, यहाँ से देखा वी वन इज इक्वल्स टू 1 प्लस R2 बाय R1 माइनस R2 बाय R1 वी बी, ओके। तो इसका जो आउटपुट एक्सप्रेशन बनता है गाइस वो रहेगा हमारा V1 R1 प्लस R2 अपॉन R1 माइनस R2 अपॉन R1, इसको मल्टीप्लाई करोगे VB से, ये हमारा सेकंड इक्वेशन बनता है गाइस, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको जो V आउट का वैल्यू मिलेगा वो रहेगा हमारा 3VA माइनस VB। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का इस केस में करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को भी आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, अगर आपको लगता है तो मैं यहाँ पे एक सॉल्व करके एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है, ठीक है, इस केस में जो V आउट का रहेगा, ठीक है, V आउट रहेगा वो रहेगा हमारा VA इन ब्रैकेट R2 अपॉन R1 माइनस R2 अपॉन R1 मल्टीप्लाइड बाय VB। देन हम लोग निकाल पाएंगे V आउट विल बी इक्वल्स टू VA माइनस VB इन ब्रैकेट R2 अपॉन R1, फिर रहेगा हमारा V आउट इज इक्वल्स टू VA माइनस VB, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ गिवन है R2 और R1 का, ये यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। वो कितना है 6.3 डिवाइडेड बाय 2.1, ठीक है, ये 1 जा आ जाएगा 3 जा, ठीक है, 3VA माइनस VB, 3VA माइनस VB, इस तरीके से इसका एक्सप्रेशन आ जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाता है। अगर आपको एग्जामिनेशन में भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और कंफ्यूज होते हैं तो सीधा स्किप कर दीजिएगा, डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर दीजिएगा। इसको अटेम्प्ट भी करते हो 1 से 2 मिनट भी आपके इसमें स्पेंड हो जाते हैं तो वही मैं रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा कि आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को अप्रोच करना है करके, ठीक है, अगर वो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वोल्टेज इज सेड टू बी द एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज वेयर वोल्टेज एक्सीड्स, ठीक है। वोल्टेज को हम लोग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कब कहेंगे, काफ़ी कवर मैं आपको बता दिया, अगर वो एक्सीड करते हैं 33,000 वोल्ट्स को, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। हाई वोल्टेज रहता है अप टू 3300 वोल्ट्स, ठीक है, क्या गाइस ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहता है हमारे पास में जो मीडियम वोल्टेज रहता है 650 वोल्ट तक रहता है और लो वोल्टेज रहता है 250 वोल्ट तक, ओके। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू क्रॉप एन इमेज ऑन GIMP GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम कंपैटिबल प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये इसका जो शॉर्टकट की है वो Shift+C, ठीक है। ये काफ़ी एक्सेप्शनल क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया था, थोड़ा सा आउट ऑफ द हम लोग कॉन्टेक्स्ट कह सकते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर्स में काफ़ी कबार एग्जामिनेशन में कम ही चांसेस बनते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन रिपीट हो सके, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इमिट्स अ ग्रीनिश ब्लू कलर, इसमें से कौन सा ग्रीनिश ब्लू कलर इमिट करता है, मर्क्यूरी वेपर लैम्प, काफ़ी कबार हम लोग पढ़ चुके थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मर्ज ब्राइस प्रोटेक्शन वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, दोनों भी ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर को, सिर्फ अल्टरनेटर मार्क करके मत आना, दोनों भी, अगर ट्रांसफार्मर भी गिवन है तो बहुत अल्टरनेटर एंड ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग मर्ज ब्राइस प्रोटेक्शन हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर, सिंपल है गाइस, K7 ये क्या है, ये हमारे पास एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। गूगल क्रोम, ओपेरा एंड मैक्सटॉन ये भी हमारा एक वेब ब्राउजर के अंदर आता है। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेसिमल नंबर 25, ठीक है। इसका BCD रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा, ठीक है। BCD रिप्रेजेंटेशन 2 का कितना रहेगा, ठीक है, 0010, ठीक है, और 5 का कितना रहेगा 0101, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख पाएंगे 00100101, ये हो गया हमारा BCD रिप्रेजेंटेशन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Next question is, in order to eliminate fifth harmonic from the EMF wave of an alternator, what will be the value of fractional pitch? Fractional pitch का वैल्यू कितना रहेगा अगर हमें एलिमिनेट करना है फिफ्थ हार्मोनिक फ्रॉम द EMF वेव, ठीक है, तो वो कितना रहेगा, ठीक है गाइस ध्यान में रखिए, cos ऑफ अल्फा बाय 2 into 5 करना पड़ेगा हमें। nth हार्मोनिक से हमें एलिमिनेट करना है, फिफ्थ नंबर का हार्मोनिक से हमें एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा अल्फा बाय 2 into 5 विल बी इक्वल्स टू 90, ओके। सो अल्फा कितना हो जाएगा 36 डिग्री, या फिर हम लोग रेडियंस में कन्वर्ट करना चाहते तो पाई बाय 5, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ओके। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिले इज यूज्ड फॉर द ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए हम लोग कौन सा इस्तेमाल करते हैं रिले, बुकोज रिले, ठीक है। स्लो डेवलपिंग इंटरटर्न फॉल्ट को डिटेक्ट करने का काम करता है बुकोज रिले।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ पीएलसी। पीएलसी का फुल फॉर्म ही पूछ लिया, कितना बेसिक है। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ठीक है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, लोड है, ठीक है, लोड कन्वर्टर है, ये लॉजिक कन्वर्टर, ये गलत आंसर हो जाएगा। लॉजिक कंट्रोलर होता है, इस ध्यान में रखना होगा। बेसिक से क्वेश्चन में भी हम लोग काफ़ी बार गलतियाँ कर बैठते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम इफ द रिस्पॉन्स इज सी ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस 6t फॉर टी इज ग्रेटर दैन 0। ठीक है, बताया गया कि इनपुट सिग्नल जो है ये एक हमारा इम्पल्स सिग्नल है। ओके, तो ट्रांसफर फंक्शन हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, 1 बाय, ठीक है, इसको अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं दैट मीन्स एल ऑफ ओ कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट, एंड एल ऑफ आई ये हो जाएगा हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। ठीक है, तो ट्रांसफर हम लोग आउटपुट बाय इनपुट निकालेंगे, वो कितना हो जाएगा 1 बाय। ठीक है, ठीक, इसके लिए हम लोग क्या डायरेक्टली जो आउटपुट है ई रेज़ टू पावर माइनस 6t है। ठीक है, इसको आपको लैप्लास के फॉर्मूला पता होना जरूरी है। ठीक है, तो एल ऑफ आउटपुट कितना हो जाएगा हमारा सी ऑफ टी है, इसलिए हम लोग इसका आउटपुट क्या निकाल पाएंगे। ठीक है, इसका हो जाएगा ई रेज़ टू पावर माइनस 6t का हम लोग लिख पाएंगे 1/s+6। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको बताया नहीं। ठीक है, s+6 अपॉन एल ऑफ आई कितना है हमारे पास में, इनपुट सिग्नल इज एन इम्पल्स सिग्नल। ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास ये जो रहेगा 1 रहेगा, विच विल इक्वल्स टू 1/s+6। ठीक है, s+6 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास बताया नहीं, इसलिए हम लोग इसको s से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, s अपॉन s इन ब्रैकेट s+6। ठीक है, तो हम लोग इसके कारण ऑप्शन 1 जो है वो सिलेक्ट कर पाएंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज इज नॉट यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस को मेजरमेंट के लिए इसमें से कौन सा ब्रिज हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, वो हमारे पास में डी शॉर्टिस ब्रिज। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, with respect to the circuit breaker which of the following statement is correct। with respect to the circuit breaker इसमें से कौन सा स्टेटमेंट वो करेक्ट है, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन है, सर्किट ब्रेकर क्या है, इक्विपमेंट है जो कि ओपन हो सकता है, क्लोज हो सकता है अंडर नो लोड या फिर फुल लोड एंड अंडर फॉल्ट कंडीशंस। सिंपल सा स्टेटमेंट था, सिर्फ पढ़ के आपको समझना था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस सर्किट ब्रेकर और ट्रांसमिशन से आपने देख सकते हो काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो जो हमारा सेकंड वाला को जो कोर्स है, ठीक है, पेड कोर्स, आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा गाइस, काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज HTTP का फुल फॉर्म पूछा गया है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। रिसेंटली अभी MPSC के एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्थिंग इलेक्ट्रोड शुड बी ऑलवेज बी प्लेस्ड इन। अर्थिंग इलेक्ट्रोड हमें कहाँ पे प्लेस करना चाहिए, उसका वर्टिकल पोजीशन में प्लेसमेंट रहना चाहिए। सिंपल है, अर्थिंग इलेक्ट्रोड शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड इन वर्टिकल पोजीशन। आप देखिए, अर्थिंग इलेक्ट्रोड से रिलेटेड भी मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए कि उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए। ठीक है, उसमें क्या क्या उसके अंदर कंपोनेंट्स रहते हैं, कौन से टाइप ऑफ अर्थिंग रहते हैं, वो भी मैंने उस पेड कोर्स के अंदर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ ट्रांसमिशन लाइन फाइंड आउट द करेक्ट रिलेशन अमॉन्ग द ABCD पैरामीटर। ABCD पैरामीटर्स का रिलेशन क्या होता है, ठीक है, BC माइनस AD इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये करेक्ट एक्सप्रेशन आ जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या लिखते हैं, AD माइनस BC इज इक्वल टू 1। ठीक है, AD माइनस BC इक्वल टू 1 है क्या यहाँ पे हमारे पास, ऑप्शन 1 भी नहीं है। ठीक है, AD माइनस BC इक्वल टू -1 ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, AB माइनस CD इज इक्वल टू 1 ये भी गलत हो जाएगा। BC माइनस AD इज इक्वल टू -1, लेकिन हम लोग उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, AD माइनस BC इज इक्वल टू +1। इसको हमने कन्वर्ट, सिर्फ उन्होंने यहाँ पे घुमा फिरा के क्वेश्चन ऑप्शन डाल दिए थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द बियॉन्ड विच वोल्टेज लेवल आउटडोर टाइप स्विच गियर इज इंस्टॉल्ड एट अ पावर सिस्टम नेटवर्क। ठीक है, कौन से वोल्टेज लेवल पे, दैट मीन्स क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, बियॉन्ड विच वोल्टेज लेवल आउटडोर टाइप ऑफ स्विच गियर इज इंस्टॉल्ड इन अ पावर सिस्टम नेटवर्क। 66 kV और अबव के आगे हम लोग आउटडोर सिस्टम, हम लोग आउटडोर टाइप ऑफ स्विच गियर सिस्टम हम लोग ये इंप्लीमेंट करते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। विच बियॉन्ड विच वोल्टेज लेवल आउटडोर टाइप ऑफ स्विच गियर इज इंस्टॉल्ड इन अ पावर सिस्टम नेटवर्क। ठीक है, अगर 66 kV के बियॉन्ड जा रहा है तो हम लोग आउटडोर सिस्टम को प्रेफर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रजिस्टर प्रेजेंट इन अ पोटेंशियोमीटर आर जनरली मेड अप ऑफ। ठीक है, जो रेजिस्टेंस प्रेजेंट रहते हैं हमारे पास पोटेंशियोमीटर में, वो किसके द्वारा बनाए रहते हैं, वो मैग्नीन के बने रहते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि ये जो है हमारे जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, हमारे क्या आता है, काफ़ी कम उसका टेम्परेचर चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू दैट मीन्स काफ़ी कम उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इट्स टेम्परेचर। ठीक है, अगर टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है तो उसकी वैल्यू है काफ़ी कम उसकी चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग कैन बी डन विथ। ठीक है, ऑटोमेटिक रीडर हम मीटर रीडिंग किसके द्वारा कर सकते हैं, ठीक है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, GSM का इस्तेमाल करके, ठीक है, GSM का इस्तेमाल करके हम लोग ये कर सकते हैं। ओके,
Next question is, a current transformer has a rating of 100 by 5 amperes. Its magnetizing and loss component of the exciting current are 6 amperes and 4 amperes are respectively, and its burden is purely resistive. The transformation ratio of a CTR at a rated current is what? ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको उसका करेक्ट आंसर मार्क कर देता हूँ गाइस, वो है हमारे पास 20.8। लेकिन मुझे इसको डिटेल में सॉल्व करके, बाकी सारे क्वेश्चंस को छोड़ के आप इस क्वेश्चन नंबर 130 का अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। डेफिनेटली आई विल अप्रिशिएट द वन एवर हुएवर, जो भी कोई स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरीके से समझाएगा, अच्छी तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, ठीक है। आई विल डेफिनेटली गिव अ शाउट आउट टू हिम इन नेक्स्ट सेशन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आता तो भी मुझे पूछिएगा, ऐसे नहीं कि आपको इसको स्किप करना है करके, ठीक है। मैं इसका आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज परमानेंट डैमेज टू अवर ट्रांसमिशन लाइन इंसुलेटर, ठीक है। पंचर अगर होता है तो ये परमानेंट डैमेज कर देता है हमारे ट्रांसमिशन लाइन इंसुलेटर को, ठीक है, पंचर होना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन इंसुलेटिंग मटेरियल VIR स्टैंड्स फॉर, ठीक है। VIR का फुल फॉर्म क्या होता है? वल्कनाइज्ड इंडियन रबर, ठीक है, वल्कनाइज्ड इंडियन रबर उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे इंडिया लिखा है बट इंडियन रबर भी हम लोग उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इंडियन भी अगर रहता है ऑप्शन में तो वो भी करेक्ट होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडक्शन टाइप ऑफ एनर्जी मीटर इज कमिंग अंडर विच टाइप ऑफ फॉलोइंग कैटेगरी, ठीक है। इंडक्शन टाइप ऑफ एनर्जी मीटर कौन से कैटेगरी के अंदर आता है? ये आता है इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ, ठीक है, क्योंकि टाइम के साथ हम लोग ये इसकी वैल्यूज रिकॉर्ड करता है, ओके। Next question is, a single phase 250 volt induction watt hour meter has a meter constant of 400 revolution per kilowatt hour. Determine the speed of a disk in RPM for a current of 15 amperes at a unity power factor. सिंपल है गाइस, ठीक है। मीटर कांस्टेंट हमारा क्या रहता है? R/E, ठीक है। R क्या होता है हमारे पास में? रिवॉल्यूशन, और ये क्या आता है? एनर्जी, ठीक है। तो हम लोग एनर्जी कंज्यूम निकाल पाएंगे 1 आवर के अंदर, वो कितना हो जाएगा? 250 वोल्ट्स मल्टीप्लाई बाय करंट कितना है? 15 एम्पियर, ठीक है, इंटू 1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 250 इंटू 15 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा? किलो वाट आवर। इसको हम लोग वैल्यू निकालते हैं, और के का भी वैल्यू हमारे पास में गिवन है, कांस्टेंट है वो हमारे पास 400 है, ठीक है। ये अबव कंसेप्ट से हम लोग आर का वैल्यू निकाल पाएंगे गाइस, ठीक है, ठीक है। वो कितना हो जाएगा? 400 इंटू 250 मल्टीप्लाइड बाई 15 इंटू 10⁻³ ये कितना हो जाएगा? 1500 रिवॉल्यूशन पर आवर, ठीक है। 1500 रिवॉल्यूशन पर आवर तो कर रहा है, लेकिन उसका आरपीएम अगर निकालना होगा, ठीक है, आरपीएम कितना निकाल पाएंगे? 1500 डिवाइडेड बाय, हम लोग उसको किससे डिवाइड करेंगे? 60 से, ठीक है। रिवॉल्यूशन पर मिनट, इसलिए हमने 60 से डिवाइड कर लिया, इसका वैल्यू आया 25। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा मैं क्विकली पढ़ा रहा होगा क्योंकि आपको पता है 150 क्वेश्चन हम लोग काफ़ी क्विकली इसको रिवाइज कर रहे हैं। इसमें से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहे उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सेशंस में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद डिटेल कॉन्सेप्ट, ओके। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर इफ सिंक्रोनस स्पीड इज 1200 RPM, फ्रीक्वेंसी है 68। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस। पोल्स हम लोग निकाल पाएंगे 120 इंटू एफ डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। 120 इंटू एफ का वैल्यू कितना है? 60 डिवाइडेड बाय 1200, ठीक है। ये 1 आ जाएगा, ये 10 क्या आ जाएगा? 6 पोल। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द गिवन फिगर रिप्रेजेंट द ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोर रिले। यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही है आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शनल इंपोर्टेंस रिले किस तरीके से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है, ठीक है, इस तरीके से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है। ये यहाँ पे फिलहाल जो बताई गई है मोर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ठीक है। और रिएक्टेंस रिले की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके से रहती है, आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। डेफिनेटली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इस तरीके का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पावर प्लांट यील्ड्स नो स्टैंड बाय लॉसेस। फिर से एक क्वेश्चन अगेन पूछा गया, इसमें से कौन से पावर प्लांट का स्टैंड बाय लॉसेस नहीं रहता है? भाई हमारे पास में हाइड्रो पावर प्लांट का। अभी तक 4 क्वेश्चन हो गए आई गेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अर्थिंग कीप द फ्रेम ऑफ द इक्विपमेंट एट अ 0 पोटेंशियल, ठीक है। अर्थिंग क्या करता है? जो इक्विपमेंट है वो 0 अर्थ पोटेंशियल पे रखता है, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और डिजिटल मल्टीप्लेक्सर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, डिजिटल मल्टीप्लेक्सर जो है एक हमारा मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का डिवाइस है, ठीक है। मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का डिवाइस है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ट्राई करूंगा कि जो हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन कवर करने वाले यूपीआर के लिए, उसमें ये क्वेश्चन डिटेल में उसके एग्जाम्पल के साथ कवर करूँ, ओके। जो VSI होता है, LSI होता है, ठीक है, VLSI होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन इज बीइंग सपोर्टेड बाय 3 डिस्क इंसुलेटर। पोटेंशियल अक्रॉस टॉप यूनिट कितना है, मिडिल यूनिट और बॉटम यूनिट जो बताया गया है, ठीक है। स्ट्रिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी, ठीक है। एन कितना है हमारे पास में? 3 हमारे पास में डिस्क है, ठीक है, ओके। टॉप पे हमारे पास में 10 की, मिडिल पे 11 की, और यहाँ पे बॉटम पे हमारे पास 14 की, ठीक है। तो एन इंटू VN कितना हो जाएगा? 3 इंटू हमारे पास 14, ठीक है। VN क्या रहता है हमारे पास में? ये जो वोल्टेज रहता है अक्रॉस नियर टू द कंडक्टर, ठीक है, नियर टू द कंडक्टर, ओके। तो 3 इंटू 14 विल बी 42 kV, ओके। और इन तीनों के एडिशन जो होते हैं 10 + 11 विल बी 21 +
14 विच विल बी इक्वल्स टू 25. ओके, इट विल बी इक्वल्स टू 35. ठीक है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी हम लोग निकाल पाएंगे, वो कितना हो जाएगा वी दैट मीन्स टोटल एडिशन विच इज 35 डिवाइड बाय ये 42. इसका जो एफिशिएंसी बनता है 83.33% बनता है गाइस. ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इकोनोमाइजर इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डैश पावर प्लांट. एक इकोनोमाइजर जो है एक हमारा स्टीम पावर प्लांट का एक हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट है, हमारा एक कंपोनेंट है हम लोग कह सकते हैं. ठीक है, इकोनोमाइजर क्या करता है कि मैकेनिकल डिवाइस है जो यूज़ करता है. ठीक है, रिकवर करता है हमारी हीट फ्रॉम द फ्लू गैसेस. तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ स्टीम पावर प्लांट. ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. ये अराउंड कितना परसेंट रिकवरी करता है? 5 to 10% रिकवरी करता है. ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सटर्नल इंटरप्ट्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर्स आर. एक्सटर्नल इंटरप्ट इनमें से कौन से है? INT0 एंड INT1 जो है ये एक्सटर्नल इंटरप्ट हमारे रहते हैं. ठीक है, ध्यान में रखना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सब्सटेंस प्रोड्यूसेस हाइड्रोफोबिक नेचर. विच सब्सटेंस प्रोड्यूसेस हाइड्रोफोबिक नेचर. तो ये सिलिकॉन रबर जो है एक हाइड्रोफोबिक नेचर हमें प्रोड्यूस करता है. ठीक है, पोर्सिलिन ग्लास XLPE नहीं है. ओके, नेक्स्ट हाइड्रोफोबिक दैट मीन्स पानी से रिलेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोटेक्टिव एंगल ऑफ अ सिंगल वर्टिकल कंडक्टर इज. ठीक है, प्रोटेक्टिव एंगल कितना रहता है सिंगल वर्टिकल कंडक्टर का? वो रहता है हमारे पास 45 डिग्री. ठीक है, 45 डिग्री इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इन SPWM. मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में SPWM में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कौन सा रहता है? साइनोसॉइडल लिंक रहता है. ठीक है, ध्यान में रखना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस. ठीक है, ये हमारे PG में हमें पढ़ाया गया था SPWM. ओके, तो ये साइनोसॉइडल इसका करेक्ट आंसर आ जाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ हाइस्ट प्रायोरिटी. मैंने आपको काफ़ी बार पढ़ा चुका होगा. इस ट्रैप का जो है हाइस्ट प्रायोरिटी रहता है. ठीक है, हाइस्ट प्रायोरिटी. और सबसे लोएस्ट कौन सा रहता है? INTR का. ओके, ध्यान में रखने का, ट्रैप इज द हाइस्ट प्रायोरिटी अमंग द ऑल द सिग्नल. ठीक है, इसमें RST 5.5 6.5 और 7.5 से भी ज़्यादा ट्रैप का प्रायोरिटी रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर. सिंपल है गाइस, कोर लॉसेज जब कॉपर लॉसेज की इक्वल हो जाते हैं तब हम लोग उस कंडीशन पे कहते हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें मिल गई ट्रांसफार्मर की. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन उसके ऊपर एक क्वेश्चन में बनता है कॉपर लॉसेज एट पर्टिकुलर एफिशिएंसी के ऊपर. वो एक क्वेश्चन हम लोग कर ले काफ़ी कवर हमने कर चुके हैं, लेकिन आने वाले इसमें हम लोग एक बार फिर से वो कर लेंगे. ठीक है, एन एम्पलीफायर हैज़ अ वोल्टेज गेन ऑफ 60 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 100. पावर गेन कितना रहेगा एम्पलीफायर का? ये हमें पूछा गया. ठीक है, 100 into 60 हो जाएगा. ठीक है, पावर गेन हो जाएगा 6000. ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा. वोल्टेज गेन मल्टीप्लाइड हम लोग बीटा कर लेंगे. ठीक है, पावर गेन विल बी इक्वल्स टू बीटा इंटू वोल्टेज गेन. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन अगर IB का वैल्यू है 0.25 मिली एम्पेयर, आई का है 1.4 मिली एम्पेयर, तो उसके कारण IC का वैल्यू कितना रहेगा? आपको बताना चाहिए. आई विल बी इक्वल्स टू क्या होता है? IC प्लस IB. करेक्ट. तो IC का वैल्यू कितना रहेगा? ठीक है, IE माइनस IB. ठीक है, इट विल बी इक्वल्स टू 1.4 माइनस 0.25 विच विल बी इक्वल्स टू 1.15 मिली एम्पियर्स. सिंपल है गाइस. ये अगर आपको पता होता फॉर्मूला तो आप आसानी से निकाल सकते. काफ़ी बार हम लोग ये इस तरीके से क्वेश्चंस भी कर चुके हैं गाइस. ठीक है, अल्फा का रेशियो क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था, IC/I होता है करके. ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. तो ये थे गाइस हमारे 150 क्वेश्चंस ऑफ UPRML JEE प्रीवियस ईयर पेपर. इसके बाद की भी अगर आपको पेपर सोल्यूशन चाहिए होगा तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा. हमारे चैनल कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs को आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा सो दैट आप इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करो. हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिएगा और रिसेंट सेशंस को देखने के लिए आप क्लिक करके जाके देख सकते हो. कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा. सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन. हैव अ नाइस डे.